कैसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। तो आज मैं जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस लाया हूं जो कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे कंफ्यूज ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अक्सर यही होता है, मेंस लेवल में बन तो जाता है लेकिन कुछ 2-3 ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है तो हम स्किप कर देते हैं या हम गलत कर देते हैं। आज हम वही सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। चलिए, और अगर आप तक लेवल मेरा पहुंच रहा हो, कंटेंट का लेवल अगर आप तक पहुंच रहा हो, लग रहा हो हां सर वाकई में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो प्लीज चैट सेक्शन में फायर हो जानी चाहिए। पहले बताइएगा ऑप्शंस देख करके कैसा लग रहा है। क्या ऑप्शन देख के आप जज कर पा रहे हैं कि यही होगा? क्या ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है कि सर यही होगा? क्या ऐसा आपके पास लॉजिक या कंसेप्ट है जिससे कि आप बोलते हैं सर यही होगा, ये वाला नहीं होगा? तो जानबूझ के आज आपकी यही परीक्षा है कि आप लोगों को कंफ्यूजिंग ऑप्शंस अगर एग्जाम में आ जाएं तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे। क्या कंसेप्ट है आपके पास जिससे कि हम कंफ्यूजिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन का लेवल अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक्सप्लेन करूं मैं इस क्वेश्चन को। देखो, पढ़ने में क्वेश्चन कितना इजी है, पढ़ने में बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन ऑप्शंस कितने कंफ्यूजिंग है। आज ये समझते हैं कौन सा ऑप्शंस यहां पे फिट होगा। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ग्रामर आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप रीडिंग से नहीं बना सकते। कितना भी रीड कर लो, ये क्वेश्चन रीडिंग से नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन में भी यही हुआ था, उन्होंने ऑप्शंस इतने इजी रखे, मतलब वोकैब इतनी इजी वोकैबुलरी रखी, इतनी इजी वोकैबुलरी रखी, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज होगा ये वाली लगाऊं या ये वाली लगाऊं। मतलब वहां पे कहीं ना कहीं ग्रामर की जरूरत थी और कहीं ना कहीं कंसेप्ट की जरूरत थी। आज ये इसको चेक करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर हैव लिखा हुआ है, यहां पर भी हैव लिखा हुआ है, यहां पर भी हैव है, यहां पर भी हैव है, और यहां पर हैज लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा हो और हम हैज लगा करके बच जाए? चेक कर लेते हैं। तो हैज आपका आएगा सेकंड फिलर में, यहां पर आएगा। चेक करते हैं यहां पर हैज आना चाहिए या यहां पर हैव आना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं पहले। तो आपने यहां पर ये चेक करा, यहां पे लगा हुआ है कोमा। अगर कोमा लगा हुआ है तो ये नया सेंटेंस होगा। ओनली अ फ्यू इंडियन बायोटेक्स, तो आपको पता है आ फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन लगता है, और काउंटेबल नाउन ही लगा हुआ है इंडियन बायोटेक्स, मतलब ये तो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो जो स्टूडेंट सी आंसर दे रहे थे उनका सबसे पहले गलत होता है। जो स्टूडेंट सी आंसर दे रहे थे उनका सबसे पहले गलत होता है, हैज तो नहीं आएगा। अब देखो पूरी कहानी में हैव चल रहा है, मतलब यहां से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हैव चल रहा होगा तो हमें फिर रीड ही करना पड़ जाएगा। फिर हमारे पास क्या रास्ता बचा? फिर हमारे पास ये रास्ता बचा, यहां पर कुछ डिफरेंशिएट दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है। यहां पर आर फ्यू, यहां पे इज आर फ्यू लिखा हुआ है, तो चेक कर ले क्या इज आएगा आर आएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये है लास्ट फिलर, ये लास्ट फिलर है। इसको चेक करने के लिए आपको मैं बहुत बार एक कंसेप्ट सिखा चुका हूं, आपको मैं बोल चुका हूं, अगर देयर आ जाए, कहीं पर भी देयर आ जाए लिखा हुआ, तो देयर के बाद वर्ब आती है, और वो वर्ब सिंगुलर होगी या वो वर्ब प्लूरल होगी, वो डिपेंड होगा इसके आगे नाउन किस तरीके का आ रहा है। अगर यहां पे नाउन सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल आ रहा है तो वर्ब प्लूरल। अब आपको यह पता है कि अगर आप इज लगा देंगे, इसके बाद आ फ्यू आ रहा है, आ फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए लगता है, और इसके बाद नाउन प्लूरल ही आएगा, तो इसका तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। जैसे देयर इज आ फ्यू लोकल मैन्युफैक्चरर्स, तो मैन्युफैक्चरर्स प्लूरल है तो इज नहीं आ सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आई बात समझ में?
ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अगर आप रीड करोगे, ऑल्दो का भी मतलब यही है, डिस्पाइट का मतलब भी यही है, इवन इफ का भी मतलब यही है, मतलब लगभग सबके मीनिंग सेम जा रहे हैं। अब हम क्या करें, एक और कंसेप्ट होता है जो मैं आपको अक्सर सिखाता हूं क्लासेस लेते समय, कि भाई डिस्पाइट जो होता है, डिस्पाइट जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है। डिस्पाइट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये प्रीपोजिशन होता है, और ऑल्दो और इवन इफ ये कंजंक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है अगर आप कोई प्रीपोजिशन लगा रहे हो तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर आप कोई कंजंक्शन लगा दे रहे हो तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप लोगों को चेक करना है यहां पर किसकी जरूरत है। कैसे चेक करेंगे, बहुत इजी है। चेक करने के लिए आपने मान लो यहां पर ऑल्दो या इवन इफ लगा दिया, सपोज करो आपने ऑल्दो या इवन इफ लगा दिया, इसका मतलब आपने ये सब्जेक्ट बना दिया। अगर आपने ये सब्जेक्ट बना दिया तो आप बताइए इसकी वर्ब कहां है, इसकी कहीं वर्ब ही नहीं है। अगर आपने यहां पर ऑल्दो या आपने इवन इफ लगा दिया तो इसका मतलब आपने कंजंक्शन लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया मतलब ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब नहीं है, और अगर वर्ब नहीं है तो आप इसको सब्जेक्ट बना भी नहीं सकते। इस सिनेरियो में आपको ये बी का सहारा लेना पड़ेगा, आपको डिस्पाइट लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये इसको ऑब्जेक्ट बना देगा। ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसकी वर्ब की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आपका जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको क्रिस्टल क्लियर होगा। बताइए सबको क्रिस्टल क्लियर है? अगर आपने ये चीज ढूंढ ली है इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको ये चीजें एटलीस्ट पता है। अगर आपका तुक्का लगा है, आपने रीडिंग से बना दिया डिस्पाइट आएगा, तो जरूरी नहीं है आज सही हो गया तो एग्जाम में भी सही होगा। आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए था यही क्यों आएगा। ये नहीं सर पढ़ा लगा दिया सेंस आ रहा था, सेंस से करा हुआ काम जरूरी नहीं है हर बार 100% एक्यूरेसी देगा। आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि यही क्यों आएगा। यही रीजन है अगर आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश में अगर आप 100% एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये इसलिए आ रहा है सर। जैसे आप डीआई का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो डीआई में आपका जो आंसर आता है आप ढूंढ करके वही आंसर लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं सर रीड करने से लग रहा है डीआई का ये आंसर होगा, तो डीआई का आंसर आप सोल्व करते हैं, जो आता है फिर लगाते हैं। ऐसे इंग्लिश में चलिए, इंग्लिश में अगर आप कॉन्फिडेंस है, आपके पास उसके पीछे का लॉजिक है, कंसेप्ट है, तब आप मार्क करिए 100% एक्यूरेसी आपकी बनी रहेगी। बताइए पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत शानदार लगा होगा। चलिए क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रीडिंग से बन सकता है लेकिन रीडिंग से गारंटी नहीं है हर बार आंसर सही आएगा। ठीक है चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसको बनाइए। ऑप्शंस पे गौर फरमाइएगा। ऑप्शंस आपको एक बार तो आपको लगेगा यार ये क्या ऑप्शंस है, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आपको जरूर होगी। और कुछ एक आध वोकैबुलरी ऐसी भी है शायद आपको वोकैबुलरी में भी दिक्कत आए। देखिए आप कमेंट सेक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पेचीदा क्वेश्चन है ये, कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। हर एक स्टूडेंट अलग ऑप्शन दे रहा है, हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग आ रहा है। जो स्टूडेंट रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या जिनको नॉलेज है कंसेप्ट की वो आंसर सही दे रहे हैं।
अब चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एग्जामिनर के हाथ में है क्वेश्चन को इजी करना, टफ करना। अगर क्वेश्चन इजी आएगा तो आप लोग बना लेंगे। इजी क्वेश्चन अगर मैं आपको करवा के चले जाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं इजी क्वेश्चन को करके और मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इजी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में खुद भी कर सकते हैं। यहां पर अगर आप आए हैं तो कुछ ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आप बनाइए जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कल को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फेस करने पड़ जाए तो आपको रास्ता पता हो। आज ये बनाते हैं। देखिए यहां पर ये बोला जा रहा है फ्यूचरिस्ट हैव बीन डैश। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लग रहा है एक्टिव पैसिव का, जो हर बार एग्जामिनेशन में यूज होता है। एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट लग रहा है। आपको ये पता होना चाहिए बिन के बाद अगर मैं थर्ड फॉर्म डाल दूंगा तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर मैं बिन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म डाल दूंगा तो ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो आपने चेक करा यहां पर जो भी मैं लगाने वाला हूं वो डूअर मेंशन है क्या? हाँ भाई डूअर मेंशन है, लिखा तो हुआ है फ्यूचरिस्ट। फ्यूचरिस्ट का मतलब जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो फोरकास्ट कर रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो जो अनुमान लगा रहे हैं वही एक्शन परफॉर्म करेंगे, जाहिर सी बात है। तो पैसिव वॉइस का तो सवाल नहीं है। अगर पैसिव वॉइस का सवाल नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं आ सकता। जो स्टूडेंट सी दे रहे थे और जो स्टूडेंट ई दे रहे थे उनका पत्ता कट हो गया। आई बात समझ में? जो स्टूडेंट सी और ई दे रहे थे उनका पत्ता कट हो गया है। अब आप लोगों को प्रूफ मिल गया होगा कैसे ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस नहीं होगा, एक्टिव वॉइस होगा। कैसे पता चला? भाई जो डूअर है वो दे रखा है, ये एक्शन कौन कर रहा है? अगर एक्शन देने वाला दे रखा है तो आईएनजी फॉर्म आ गई। ठीक है भाई, अब क्या करें? ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है, ये भी आईएनजी फॉर्म है और सबके मीनिंग भी सेम है। सेइंग, प्रिडिक्टिंग, स्टेइंग, सबके मीनिंग लगभग सेम है। अब मैं क्या करूं? यहां पे लिखा हुआ है इपोच, यहां पे लिखा हुआ है एरा, यहां पे लिखा हुआ है एरा। तो एरा तो चलो मैंने मान लिया। ये इपोच क्या है? मान लो मुझे इपोच का मतलब नहीं आता, एग्जामिनेशन में बैठा हूं और मुझे इपोच का मतलब नहीं आता है, क्या करूंगा? छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे हाथ में ये कुछ ऑप्शंस पड़े हैं। तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर एम्फेसाइज, ये वाला अगर एम्फेसाइज आता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर ये वाला एम्फेसाइज आता है, ये नाउन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ये नाउन फॉर्म है। तो आपको बता रखा है अगर ये वाला एम्फेसाइज आएगा तो आप ऑन यूज करेंगे, प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे। अगर एम्फेसाइज ई वाला आ गया, अगर इसमें ई लगा आ गया है ना, एम्फेसाइज, ये वाला एम्फेसाइज आ गया, तब आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ये मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यार ये यूज हो सकता है। ओके, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस के बाद ऑन नहीं आएगा, डिपेंड होता तो ऑन आ जाता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसको हटाओ। यहां पे लिखा हुआ है इपोच, यहां पे लिखा हुआ है रिलाय, तो रिलाय ऑन हो सकता है क्या? टू रिलाय ऑन हो सकता है। सेइंग होगा या प्रिडिक्टिंग होगा, ये थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा। तो यहां पे फ्यूचरिस्टिक की बात हो रही है। तो अगर मैं कॉन्टेक्चुअली जाऊं, वैसे तो दोनों ही आंसर सही है। देखो ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है, क्योंकि इपोच का मतलब भी एरा होता है। इपोच और एरा लगभग सेम मीनिंग देते हैं। और ये बोल रहा है सेइंग, ये बोल रहा है प्रिडिक्टिंग, ये बोल रहा है रिलाय, ये बोला है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना। तो आज ये थोड़ा सा चेक करते हैं, एम्फेसाइज ज्यादा बेटर बैठेगा, रिलाय ज्यादा बेटर बैठेगा, चेक करते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, आपको यहां पर टू दे रखा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए टू के बाद यहां पे वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब जोर दिया जा रहा है, ये करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आई हैव टू गो, मुझे जाना ही पड़ेगा, तो मुझे कुछ एक्शन करना ही पड़ेगा। अगर विल हैव टू की फ्रेज आती है तो मतलब कोई एक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये नाउन होने के कारण ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आपका जो एक्सैक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्लियर है क्या सभी को? बताइए क्लियर है क्या सभी को? रीडिंग से आपके आंसर्स गलत आ सकते हैं, लेकिन ग्रामर से आंसर कभी भी गलत नहीं आते हैं। ग्रामेटिकली अगर आपने सेंटेंस सही लिखा है तो आपका आंसर सही ही माना जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं आप कोई भी उलूल जुलूल वर्ड लगा दो। वर्ड अगर मैच कर रहा है और ग्रामेटिकली वो सही है तो आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया है, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने ऑप्शन एलिमिनेशन करा है। वापस से बता रहा हूं, सुनिएगा। फ्यूचरिस्टिक्स हैव बीन सेइंग, वो ऐसा कह रहे हैं,
प्रिडिक्ट भी कर सकते थे, कह भी सकते थे। मैंने क्या कहा, दोनों सही है। जरूरी थोड़ा ना वो प्रिडिक्ट ही बोलेंगे, फ्यूचरिस्टिक बोल ही दिया तो वो ऐसा कह भी तो सकते हैं, भाई ये फ्यूचरिस्टिक लोग हैं, मतलब ये आगे का अनुमान लगाते हैं, तो ऐसा कह रहे हैं, कह सकते हैं अपन। और हम प्रिडिक्टिव भी लिख सकते हैं, दोनों बातें लिख सकते हैं। आगे पता चलेगा बैठेगा क्या। फिर आपने कहा दैट द एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल या एपोच ऑफ फॉसिल फ्यूल भी आप लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ओवर एंड ह्यूमैनिटी विल हैव टू। अब ह्यूमैनिटी विल हैव टू, तो ह्यूमैनिटी को ये करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिलाय ऑन नेचुरल वर्ड। अब उनको नेचुरल वर्ड पे रिलाय होना ही पड़ेगा, तो वर्ब चाहिए थी हमारे को, इसलिए मैंने रिलाय पे गया। एम्फेसिस यहां पर नाउन हो जाएगा, इसलिए आंसर गलत हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन कैसा लगा? आज का टारगेट क्या है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आपके सामने फेंकूंगा, आपको एलिमिनेट करके सही आंसर तक जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। वोकैबुलरी के लिए मैं सुबह एडिटोरियल करवाता हूं 7 बजे, उसमें आइए, बस उसमें आइए, सिर्फ एडिटोरियल में आइए, उसमें सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे। खुशहाल, अगर आप करोड़पति वाली फीलिंग आ रही है आपको, तो मतलब फिर आपको एम्प्लॉयमेंट वाली फीलिंग भी आएगी, मतलब आपको बहुत जल्दी आप एम्प्लॉय होने वाले हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दोस्तों जितने स्टूडेंट लाइव हैं यार, आप लाइक नहीं कर रहे, क्या कंटेंट में कुछ कमी है क्या? कुछ कमी हो कंटेंट में तो भले ही लाइक मत करो, चलेगा, लेकिन कंटेंट अगर जोरदार लग रहा है तो लाइक तो करो एटलीस्ट। दोस्तों सबको एनकरेज करो, लाइक करें एटलीस्ट सेशन को। हाँ कोमल, मैं कोशिश कर रहा हूं 8 PM पे मैं क्लास कर दूं, लेकिन कुछ मजबूरी है, बस कुछ दिन की बात है। अगर वो सेट बैठ गया ना तो मैं 8 बजे का टाइम कर दूंगा। अभी आप इसी टाइम पे आइए, मैं मजबूर हूं, मेरे को अगर मेरा काम सेट हो गया, मतलब कुछ दिक्कत है, मैं 8 बजे नहीं कर सकता, अगर वो काम हो गया ना तो मैं 8 बजे से कर दूंगा, डोंट वरी। अब देखो क्या क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, स्टूडेंट है ना, इसको देखते स्किप करेंगे, क्योंकि मैं खुद बोलता हूं, मैं खुद अपने स्टूडेंट को ही बोलता हूं, अगर फ्रेजल वर्ब नहीं आती, देखो पूरा फ्रेजल वर्ब का कमाल है, मैं खुद ये बोलता हूं कि यार अगर फ्रेजल वर्ब आ जाए ना, अगर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं आता तो छोड़ दो, मैं खुद स्टूडेंट को ये राय देता हूं। लेकिन आज मैं खुद कह रहा हूं ऐसी फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना, भले ही आपको इसमें से किसी भी एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ना आता हो, किसी भी एक फ्रेजल वर्ब का भी मीनिंग अगर आपको नहीं आता होगा, तब भी आपका आंसर आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर। कैसे आएगा सुनिएगा। आपने क्या देखा, आपने देखा मस्ट कीप, कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, मतलब कोई चीज कंटिन्यू रखिए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो मुझे ऑप्शन में एक ही आईएनजी फॉर्म दिख रही है, तभी मैं ये आंसर लगा रहा हूं, और ई आंसर इसका 100% करेक्ट होगा, और विद इन 3 सेकेंड आप इसका आंसर लगा करके निकलेंगे। सिर्फ आपको इतनी सी जानकारी होनी चाहिए थी, कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बात खत्म। बाकी सब ढूंढते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, रीड करते रहेंगे, हम लगा करके आगे निकल जाएंगे। बताइए क्लियर है? खत्म। 3 सेकंड का क्वेश्चन था, सिर्फ कीप देखना था, कीप देखते दिमाग में बत्ती जलनी थी, आईएनजी फॉर्म लगा करके आगे बढ़ जाना था। आया मजा? चलिए अब एक काम करते हैं, सभी फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझ लेते हैं। सभी फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है, और आपको पता होगा ये मैंने एडिटोरियल से लिया है। 28 तारीख को मैंने जो आपको एडिटोरियल करवाया था, कौन सा एडिटोरियल था 28 तारीख को? पेंशन वाला। हाँ, एक पेंशन वाला एडिटोरियल मैंने आपको करवाया था, उसी पेंशन वाले एडिटोरियल में से मैंने ये फिल इन द ब्लैंक डिजाइन करा है। मतलब जितना भी कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूं सब लेटेस्ट एडिटोरियल से बना है, और ये मिंट का एडिटोरियल है। मिंट के एडिटोरियल में से मैंने ये फिलर्स बनाए हैं, जितने भी फिलर्स हैं, कोई मिंट से बना हुआ है, कोई द हिंदू एडिटोरियल से बना हुआ है, कोई बिजनेस स्टैंडर्ड से बना हुआ है, सारे ही ऑथेंटिक सोर्स से बने हुए आपके फिलर्स हैं। लेकिन मैं आपको देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना होता है। कई बार इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती ना, और अगर वो क्वेश्चन छूटता है तो फ्री का मार्क्स हाथ से निकल जाता है। चलिए अब हर एक वोकैबुलरी, मतलब हर एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग सीख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब के लिए मैंने शुरुआत करी है सुबह 7 बजे एडिटोरियल में। एक फ्रेजल वर्ब का छोटा सा सेशन लेकर आता हूं, जिसमें फ्रेजल वर्ब को
सारी फ्रेजल वर्ब क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो उसमें आइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्या बोला जा रहा है? फोर्क ओवर। क्या बोला जा रहा है? फोर्क ओवर। फोर्क ओवर का मतलब यह है कि यार आपने कुछ पैसे निकाल करके दे दिए या आपने कुछ भी दे दिया, लेकिन आपका अंदर से मन नहीं है। आप अंदर से तो गालियां दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, देना भी पड़ेगा, है ना। तो आप अंदर से तो गालियां दे रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी दे दी। तो आपने कोई चीज दे दी, टू हैंड ओवर मनी स्पेशली अनविलिंगली। तो मतलब आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपने फिर भी दे दिया, तो उसको अपन क्या कहते हैं? फोर्क ओवर कहते हैं। क्लियर है? ओके। स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, मतलब इंटरफेयर करना, मतलब दखल देना, इसका मतलब होता है स्टेप इन। ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? कफ अप। क्या लिखा हुआ है? कफ अप। कफ का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, खांसी जुकाम जब होता है तो कफ हो जाती है। तो कफ का मतलब इडियम फ्रेजल वर्ब के लिए कैसे यूज करेंगे, सुनिएगा। मान लो आपने वो देखी होगी मूवी, जोली LLB 2 मूवी है शायद वो, जब है ना वो एक मोमडन पंडित बन के आता है कोर्ट के अंदर, फिर अक्षय कुमार उससे उगलवाता है, तो फिर वो लास्ट में बोल देता है अरे ये भी होता है क्या। तो किसी भी बात को उगलवाने के लिए हम कफ अप यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी बात ऐसी जो आपने अनइंटेंशनली आपके मुंह से निकलवा दी किसी ने, या आपने बोल दी, तो उसको आप कफ अप कहते हैं। तो कफ अप का मतलब होता है उगलना, निकालना, है ना, बेसमझे बोल उठना, बिना समझे कोई बात बोल उठना, उसको अपन क्या कहते हैं? कफ अप कहते हैं। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को रियल वर्ल्ड से इसलिए कनेक्ट करता हूं, आपको ये चीजें ज्यादा जल्दी याद होंगी, जल्दी याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब थी। पुट इन। पुट इन का मतलब क्या होता है? पुट इन का मतलब होता है टू इंसर्ट समथिंग इनटू समथिंग एल्स, मतलब कोई चीज ऐड करना, कोई चीज डालना, उसको अपन पुट इन कह सकते हैं। ओके। चिप इन। चिप इन आपको मैंने उस दिन भी सिखाया था जब एडिटोरियल में आया था। चिप इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना। आप सब दोस्तों ने चिप इन करा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आप सभी ने चिप इन करा और मुझे एक बढ़िया गिफ्ट ला करके दिया टीचर्स डे पे, तो उसको चिप इन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा करोगे क्या? आप करोगे? अच्छा आइडिया, कर सकते हो आप, है ना। तो सब जने चिप इन करके एक बढ़िया गिफ्ट 5 तारीख को, ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो जो आप कभी ना भूले, तो आपको याद रहेगा हाँ यार सर को गिफ्ट दिया था तो हमने चिप इन करा था। तो चिप इन याद रखना है तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एड अप टू। तो एड अप टू का मतलब क्या होता है? एड अप टू का मतलब होता है कोई चीज आपने जोड़ करके, टोटल करके बता दिया, भाई तेरे टोटल इतने हुए, तो उसको आप एड अप टू कहते हैं। बराबर होना, जुड़कर होना, ठीक है। टू इक्वल अ पर्टिकुलर अमाउंट और रिजल्ट, तो उसको अपन एड अप टू कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लेटेस्ट एडिटोरियल से बने हुए फिल इन द ब्लैंक्स। आज अच्छा, तुम मेरे पैसे लेके मुझे बांटोगे। कोमल कॉपी में नोट डाउन करिए और इसको रिवाइज करते रहिए। वीकली रिवाइज कर लो, रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो, ऐसे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आती है ना, बहुत दुख होता है जब एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आती है ना, बहुत दुख होता है। ये दुख मैं भी झेलता हूं कभी कभी। आज के क्वेश्चंस की जो प्राइस है वो 7 करोड़ नहीं है। आज के क्वेश्चन की जो प्राइस है वो 8 करोड़ है। आज हमने क्वेश्चन की प्राइस बढ़ा रखी है, तो देखते हैं कौन कौन जीतता है। देखिए ऑप्शंस भी ऐसे आ रहे हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। मतलब मैंने जो बात आपको सिखाने की कोशिश करी है वो आप तक पहुंच रही है। मैंने कोशिश करी है कंफ्यूजिंग ऑप्शन क्रिएट कर पाऊं और आपको उससे कैसे बचना है सिखा पाऊं। और यही होता है आपके साथ जब आप मॉक्स कोई सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आप रियल एग्जाम दे रहे होते हैं, तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होते। वही सिखाने की आज कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को। आंसर तो अलग अलग आते हुए। चलिए आ जाइए, स्टार्ट कर रहा हूं, सुनिएगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं
कि जो क्वेश्चन का प्राइस है वो 14.28% इंक्रीज हो गया। जी हाँ, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। तो 1/7 मतलब 1 से इंक्रीज हो गया, तो मतलब अब 8 हो गया। ठीक है, तो क्वांट भी हो गई थोड़ी बहुत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी हर्षल सर होंगे तो बहुत खुश होंगे, इंग्लिश में क्वांट की बातें हो रही, क्वांट में इंग्लिश की बातें हो रही, इधर उधर होते रहते हैं, है ना। चलिए आज क्या बोला जा रहा है, द लेटेस्ट ऑफिशियल्स। ओके, अब देखो लेटेस्ट ऑफिशियल क्या, हेडलाइन होती है, हेडलाइन होती है, इंडाइसेस होते हैं, ऑफिशियल इंडाइसेस होते हैं, ऑफिशियल इवैल्यूएशन होता है भाई, ऑफिशियल गेग होता है, ऑफिशियल रिपोर्ट होती है। सारे ऑप्शन ऐसे डाले हैं, सभी होता है। आपको ये बताना है सही आंसर क्या होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आ जाइए इधर चलते हैं। यहां पे बोला जा रहा है हाईलाइट, हाईलाइट हो सकता है, यहां पे बोला जा रहा है फोरकास्ट हो सकता है, यहां पे बोला जा रहा है प्री अजम्पशन हो सकता है भाई, पैक्स हो सकता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी देख लीजिए आप, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल बेस्ड है। कोई भी टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है कि इनफॉर्मल हो, सारी ही फॉर्मल वोकैबुलरी आपके सामने डाली है, और आपको सबके मीनिंग भी पता होंगे, सबके मीनिंग भी पता होंगे। यही होता है एग्जाम में, सबके मीनिंग तो पता होते हैं, फिर भी हाथ कांपते हैं, फिर भी ऑप्शन पिक नहीं कर पाते। वही चीज सीख रहे हैं, सुनिएगा आप ध्यान से। देखो अब आपको करना क्या है, सुनने का आपको ये करना है। देखो सुनो, आपने कहा दी लेटेस्ट ऑफिशियल डैश, अब आपको पता है कुछ भी आ सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ ग्रामर का कंसेप्ट तो नहीं लग रहा, चेक कर ले, आजो चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा दी लेटेस्ट ऑफिशियल डैश, अब आपको नहीं पता, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, आप आगे बढ़े। ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन रीसेंट ईयर्स विथ प्रूवन फैक्ट्स। ओके ठीक है भाई, विथ प्रूवन फैक्ट्स हो गया। अब यहां पर क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने यहां पर जो भी लिखा होगा, यहां पे जो भी लिखा होगा वो आपको पता है आपका सब्जेक्ट होगा। अब जैसा आप सब्जेक्ट लगाओगे वैसे ही आपको यहां पर वर्ब लगानी पड़ेगी। देख लो इस सब्जेक्ट की वर्ब देख लो, कहीं पर भी नहीं आई है, प्रूवन फैक्ट्स कहीं पर भी वर्ब नहीं आई है, यहां वर्ब आपको लगानी पड़ेगी। और आगे देख लो कहीं पर भी कोई वर्ब नहीं आई है, इसका मतलब क्या है, यहां पर वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने सब्जेक्ट सिंगुलर बनाया तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए होगी, सब्जेक्ट प्लूरल बनाया तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए होगी। ये बात आपको नोटिस करनी थी, तभी ये क्वेश्चन ट्रिकी बना है। बताइए आप लोग क्लियर हैं? चलिए अब आ जाइए। देखिए अगर मैं हेडलाइन लगा देता हूं तो हेडलाइन तो सिंगुलर है, तो हाइलाइट्स आना चाहिए था, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मैं इंडाइसिस लगा देता हूं, आपको पता होना चाहिए इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडाइसिस होता है ना, इंडाइसिस होता है इंडेक्स का प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो फोरकास्ट आना चाहिए था, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अगर आप इवैल्यूएशन लगाते हैं तो यहां पे प्री अजम्पशंस, लेकिन प्री अजम्पशंस यहां पर नाउन हो जाएगा। आहा, प्री अजम्पशंस यहां पे नाउन हो जाएगा, आपको तो वर्ब चाहिए। प्री अजम्पशंस मतलब पहले से हमने ये अनुमान लगा के रखे हुए हैं, तो उसका मतलब क्या है, आपकी अजम्पशंस है, अजम्पशंस तो नाउन होता है। लो भाई ये भी हाथ से गया। अगर मैं गेज लगा रहा हूं तो गेज का मतलब आपको पता है, गेज का मतलब आपको पता है, गेज का मतलब ये होता है कि यार आपने एनालाइज करा है, डीपली एनालाइज करा है। तो जो लेटेस्ट ऑफिशियल एनालाइज डाटा निकल करके आए हैं वो यहां पर पैक्ड कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर और ये वर्ब सिंगुलर, मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा। अगर यहां पे रिपोर्ट सिंगुलर तो एस्टिमेशन, फिर आपका यहां पर नाउन आ रहा है, एस्टिमेट्स होता तो आंसर हो जाता, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो स्टूडेंट दे रहे थे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन? ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पे एंट्री मारी है हर्षल सर ने। गुड इवनिंग हर्षल सर। आज थोड़ा मैं बिजी था दिन में, मैं क्वांट आपकी जबरदस्त क्लास मैंने आज मिस कर दी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा दुख है, लेकिन वो क्वांट की क्लास में कवर कर लूंगा, है ना, कि हर्षल सर की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। आप सब भी आइए, जो स्टूडेंट हर्षल सर को फॉलो नहीं कर रहा है आइए और देखिए क्या क्या कर रहे हैं वो। बताइए क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा? मजा आया?
सुनिए, वापस बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो ऐसे ऐसे ऑप्शन है ना, आपको लगेगा ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन बात यहां पर हो रही है कि आएगा क्या, आएगा क्या, उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट बनेगा ये वर्ब बनेगी। जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट का वर्ब आना पड़ेगा। अगर सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब नहीं है, हटाओ। अगर ये प्लूरल तो प्लूरल वर्ब नहीं है, हटाओ। ये अगर सिंगुलर है तो ये तो वर्ब है ही नहीं, दोनों नाउन है। ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है। पैग्स हमने याद करा था, याद करिएगा, वोकैबुलरी वाली क्लास में हमने क्या याद करा था, पैग का मीनिंग याद करा था। कैसे याद करा था, एक स्टूडेंट ने बोला था, मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, नहीं तो हो सकता है ये छोटा सा क्लिप काट के आप लोग वायरल कर दें। तो एक स्टूडेंट ने ही बताया था, सर पैग को ऐसे याद रखेंगे, शाम का एक पैग फिक्स है, शाम का एक पैग फिक्स है। तो पैग का मतलब होता है फिक्स कर देना। पैग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को फिक्स कर देना, उसको अपन पैग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट ने बताई थी मुझे अप्रोच, मेरी अप्रोच नहीं है। आज ये इसको स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। अब देखिएगा, तो यहां पर देखिए उन्होंने फिक्स कर दिया कि इन्होंने जो लेटेस्ट ऑफिशियल एनालिसिस हुआ है ना, उसने रियल जीडीपी ग्रोथ जो है उसको इतने % पे फिक्स करा है, इसलिए इसका कॉन्टेक्चुअली आंसर भी सही हो गया और ग्रामेटिकली भी सही हो गया। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन। हाँ, ये मुदित के ही काम होंगे, मुदित ही है हमारे कमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बनाइए इसको। गेग हर्षल सर भी यूज कर चुके हैं ये वर्ड, जियो टेक्नोलॉजिकल लैब्स के अंदर, अप्लाइड फिजिक्स लैब के अंदर। ओहो, फिल्टर करने के काम आता है। जी हाँ, इसका मतलब यही होता है कि आप डीपली एनालाइज कर रहे हैं, सारी बारीक बारीक चीजों को, आप हर एक चीज को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं, तो एक तरीके से फिल्टर करना भी आप बोल सकते हैं। हाँ भाई, प्राची कोई इंडिविजुअल बैच नहीं है, एक ही बैच है, उसमें सारे एग्जाम कवर होंगे और उस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। अलग अलग बैच नहीं है इंग्लिश के, एक ही बैच है। अलग अलग बैच बेचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है स्टूडेंट को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना। स्टूडेंट अगर आया तो रिजल्ट निकाल के दे, और रिजल्ट निकाल के वही स्टूडेंट देगा जो एक ही फ्लो में पढ़ रहा है और 0 से हाई लेवल तक एक ही साथ पढ़ रहा है। हाँ भाई, आ जाइए स्टार्ट करें इसको, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, आज ये चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहां पर भी कुछ आपको सिंगुलर प्लूरल पकड़ना पड़ सकता है, सिंगुलर प्लूरल। चलो चेक करते हैं। देखो, आपने बोला एज, आपको पता है एज के बाद एक सब्जेक्ट आता है। हाँ भाई, सब्जेक्ट आ गया। तो एक्शंस इन नियर बाय म्यांमार एंड द प्लाइट ऑफ द रोहिंग्या। ठीक है भाई, तो एज एक्शन, अब एक्शन के लिए आपको वर्ब डालनी पड़ सकती है इधर, क्योंकि देखो सारी वर्ब ही लिखी हुई है। तो एक्शन अगर प्लूरल है तो इलस्ट्रेट्स नहीं आ सकता, एग्जाम्पलीफाइज नहीं आ सकता, या तो हाईलाइट आएगा या तो शो आएगा, और दोनों तरफ शो है, या तो ए होगा, बी होगा, या तो ई होगा। ये दोनों ऑप्शंस तो देखते ही कट गए, बिकॉज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट यहां पर दे रखा है। ठीक है, ओके। अब क्या करें, अब यहां चलते हैं, थोड़ा यहां पर खेलते हैं। तो आपने देखा कोमा आ रहा है, ओके कोमा आ रहा है, फिर आपने कहा रिपीटेड यूज, तो किसी चीज का रिपीटेड यूज हो रहा है, मतलब ये वर्ब नहीं है, ये यूज आपका नाउन है। ये यूज आपका, देखो ये यूज आपका नाउन है ना, और यूज कैसा है, रिपीटेड, मतलब बार बार यूज हो रहा है। अगर ये वर्ब होती तो गलत हो जाता। क्यों, अगर मान लो आपने यूज को समझ लिया कि ये वर्ब है तो रिपीटेड गलत हो जाता, रिपीटेडली होना चाहिए था, एडवर्ब होना चाहिए था, तब जाके आप बोलते रिपीटेडली यूज, तब बात बन जाती। तो रिपीटेड यूज मतलब ये नाउन है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट आपका एक और आ गया, कोमा के बाद एक और सब्जेक्ट आ गया, रिपीटेड यूज ऑफ द हेट स्पीच टू कैरेक्टराइज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ओके, एंड द एम्प्लीफिकेशन ऑफ कम्युनलिज्म। ओके, तो दो बातें हो रही है, एक होता है रिपीटेड यूज हेट स्पीच का, दूसरा काम हो रहा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ कम्युनलिज्म। तो डैश, अब आपको पता है एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, तो हैव ही आएगा, यहां पर भी हैव दे रखा है,
और यहां पर भी हैव दे रखा है, दोनों में हैव दे रखा है क्या, हाईलाइट, और यहां पर भी हैव दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन मैं काट सकता हूं, या तो ऑप्शन ए बनेगा या तो ऑप्शन ई बनेगा। अब चेक करते हैं हाईलाइट आएगा या शो आएगा, हाईलाइट आएगा या शो आएगा। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, एक्शंस जो हैं वो ये चीज हाईलाइट नहीं कर रहे, एक्शन जो है वो ये चीज दिखा रहे हैं, ये चीज बता रहे हैं, ये चीज शो कर रहे हैं। तो अगर मैं एग्जैक्ट कॉन्टेक्चुअली अगर जाऊं तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो जो एक्शंस हैं वो शो कर रहे हैं कि जो रिपीटेड यूज हो रहा है हेट स्पीच का और जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है कम्युनलिज्म का, ये क्या कर रहा है, हैव डिजास्टर्स कंसीक्वेंसेस। तो इसके जो कंसीक्वेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, डिजास्टर्स होंगे। ई ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो स्टूडेंट ई दे रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है। हाईलाइट का मतलब हो जाएगा कि यार कोई अच्छी चीज हो रही है और वो ये चीज हाईलाइट कर रही है, इस तरीके से यूज हो सकता है। अगर मैं बहुत ज्यादा कॉन्टेक्चुअली जाऊं तो इसका करेक्ट आंसर ई होगा। अगर ऑप्शन के अंदर ए एंड ई होता, ए एंड ई अगर ऑप्शन के अंदर होता तो आप बोथ लगा सकते थे। अगर ऑप्शन के अंदर ए और ई होता तो, अभी नहीं है तो आपको ई लगाना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जो रीडिंग से करना चाहते हैं वो रीडिंग से करिए, जो ग्रामर से करना चाहते हैं वो ग्रामर से करिए। लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत खास हैं, आप लोगों को आगे नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा ये क्यों खास है, ठीक है। आ जाइए, देखिएगा, सुनिएगा क्या बोला जा रहा है यहां पर। द कैबिनेट कमिटी डैश इकोनॉमिक अफेयर्स। तो कैबिनेट कमिटी डैश इकोनॉमिक अफेयर्स, हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ा होगा कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक्स अफेयर पढ़ा होगा, लेकिन जब एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता है क्या कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ऐसा कंफ्यूजन जनरेट होता है ना, वैसे ही ऑप्शन बना करके लाया। अब किसी को लग रहा होगा यार ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होगा, किसी को लग रहा होगा ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होगा, किसी को लग रहा होगा फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स होगा। यही चीज मैं आप लोगों को फील करवाना चाहता हूं एग्जाम से पहले कि ये फीलिंग एग्जाम में भी आती है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, वहां आपके आसपास कोई नहीं होगा बताने वाला, तब आपको ये चीज क्लिक होगी, यार क्या लगाऊं, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। अब सुनिएगा, आगे आ जाइए। तो आपको यहां पर डाउट है, आपको ऑन भी अच्छा लग रहा है, आपको ऑफ भी अच्छा लग रहा है, आपको फोर भी अच्छा लग रहा है। एग्जामिनर ऐसी ऑप्शन बनाता है, आपको पता है, सब अच्छा लगता है उस समय। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से तो बात नहीं बन रही है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, बोला जा रहा है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन द डैश टू 12 न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो अब आप ये बताइए, यहां को छोड़िए एक बार, अब आप ये बताइए कि यार मोदी जी जो है वो हैज गिवन दी डैश टू 12 न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब वो क्या दे सकते हैं, जो नए 12 प्रोजेक्ट के प्रपोजल हैं उसको वो क्या देंगे, मंजूरी देंगे, मंजूरी देंगे। तो अगर मंजूरी देंगे, मान लेते हैं आपको इसका मतलब नहीं पता, इसको डाउट में रखो, अप्रूवल आ सकता है, अप्रूवल दिया उन्होंने, आ सकता है। ब्लू लाइट, अब ये सिग्नल तो है नहीं, रेड ग्रीन ब्लू लाइट हो रही है, तो ब्लू लाइट का तो कोई सेंस नहीं है, काट दूं। ग्रीन लाइट, हाँ ग्रीन लाइट आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इडियोमैटिक लिखा हो, ग्रीन लाइट दे दी, मंजूरी दे दी, हाँ दे दी, बोल सकता है भाई वो। ग्रीन लाइन नहीं बैठ रहा है, ग्रीन लाइट फिर भी बैठ रहा है, हरा सिग्नल दिखाया, ग्रीन लाइन नहीं बैठ रहा, ग्रीन लाइन काट देते हैं। अभी भी आपके सामने एक ये बना हुआ है। तो आज आप लोग सीख के जाइएगा, अपने साथ लेकर के जाइएगा। कमेटी की जब भी बात होती है, दी कैबिनेट कमेटी, तो कमेटी किसी के ऊपर बनाई जाती है, किसी पर्पस के ऊपर कमेटी बनाई जाती है, तो हमेशा ओन प्रीपोजिशन का यूज होता है। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए आप लोगों को क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी कितना इजी दिखने में क्वेश्चंस, लेकिन कंफ्यूजिंग, मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शंस मैंने आपके सामने बनाए हैं। बताइए कैसा लगा आप लोगों को? पहला क्वेश्चन था ये, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा था। अब बी लाइन क्या होता है ये भी बता देता हूं। देखिए एक ईडीएम होती है, ईडीएम भी सीख करके जाइएगा। मेक अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन, तो आप यहां पर बी लाइन को नोटिस में रखिएगा। बी लाइन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से छूटते ही किसी की तरफ जाना, उसको अपन बी लाइन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे तो आप एग्जाम सेंटर से छूटते ही गाड़ी की तरफ भागते हैं,
तो मतलब आप एग्जाम सेंटर से निकलते ही गाड़ी की तरफ जो भागते हैं उसको कहते हैं बी लाइन, मतलब एक जगह से निकल करके दूसरी जगह तक जाना, एकदम उसी डायरेक्शन में जाना, उसी पॉइंट पे जाना, तो उसको अपन बी लाइन कहते हैं। तो यहां पर बी लाइन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिखने में कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी यहां पर हमारे को। इसमें कंसेप्ट है वही करंट अफेयर्स निकाल के लाया हूं। सुनिएगा कंसेप्ट क्या है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि करंट अफेयर्स करवाना है, मेरा मोटिव है कंसेप्ट सिखाना है। अगर उसके थ्रू करंट अफेयर हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना। आज ये इसमें पढ़ना क्या है, बताना क्या है, सुनिएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत अवॉर्डेड इंडियन सिटीजनशिप। बोला जा रहा है जो प्रमोद सावंत है उन्होंने अवार्ड दिया। क्या अवार्ड दिया? इंडियन सिटीजनशिप को। तो कभी भी हम कोई गिफ्ट देते हैं, अवार्ड देते हैं, तो उसके बाद टू लगता है, किसको अवार्ड दिया, किसको गिफ्ट दिया। तो यहां पे हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं गिफ्टेड टू, हमेशा से लिखा जाता है गिफ्टेड टू, है ना, अवॉर्डेड टू, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगी। अब टू के अंदर भी दो ऑप्शन है आपके पास। अब आपको पता है कभी भी कोई एक्ट की बात होती है तो हमेशा अंडर दी एक्ट आता है, अंडर दी एक्ट हमेशा यूज होता है। तो यहां पर यूज क्या होगा, टू और अंडर यूज होगा। ये भी एक्चुअल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ मेंस का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि काफी स्टूडेंट को यदि पता होगा कि अवॉर्डेड के बाद हमें टू ही लगाना पड़ता है। यहां से आपने फिक्स प्रीपोजिशन सीख ली, एक्ट तो पता होगा अंडर आता है, तो अंडर के मैंने दो दिए थे, तो इससे यहां पे आपका जो आंसर बनता है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने लिया है सर की करंट अफेयर्स की क्लास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यस, आज पिलर्स के सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से उठाए गए हैं। देखिए जो अलग अलग आंसर दे रहे हैं मतलब उनके कंसेप्ट बहुत ज्यादा वीक हैं। जो स्टूडेंट मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। अब सुनिएगा इसमें हो क्या रहा है, समझिएगा। पहली बात तो अगर आप ऑप्शंस में नजर मारे, अगर आप ऑप्शंस में नजर मारेंगे तो आपको ये पाएगा, यार यहाँ पे भी साइंड लिखा हुआ है, यहाँ पे इंक्ड, एंडोर्स्ड, बीन रिव्यूड, साइंड, मतलब लगभग सेम मीनिंग आपको दिख रहे हैं। तो अब एक बार रीड करते हैं। बोला क्या जा रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव का एक खेल होता है, एक्टिव पैसिव का एक खेल होता है। अगर मैं हैज लिखूं, अगर मैं हैव लिखूं, अगर मैं हैड लिख रहा हूं और अगर मैं इसके बाद बिन लगा देता हूं तो वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। पैसिव में कन्वर्ट होने का मतलब ये है, ये जो एक्शन हो रहा है ये कौन कर रहा है पता नहीं है कौन कर रहा है। अभी आपको पता है ना, यहां पर जो भी एक्शन होगा इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी थर्ड फॉर्म लगाओगे वो करने वाला गिवन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, करने वाला डूअर गिवन है। तो अगर ये एक्टिव वॉइस है तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पैसिव वॉइस है। ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी पैसिव वॉइस है। या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। अब दूसरी बात कैसे पता चलेगी, दूसरी बात ऐसे पता चलेगी, फिल इन द ब्लैंक्स के आसपास एंड आ गया। अब आपको पैरेललिज्म वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। एंड के बाद आपको पता है सारी वर्ब है। अगर मैं कोई भी वर्ब लगाने जा रहा हूं तो मैं पहले चेक कर लूं पहले कौन सी वर्ब आ रही है। तो एंड के इधर चलो, मेरे साथ इधर इधर चलो। एंड के इधर अगर आप आओगे तो कौन सी वर्ब आ रही है, तो आप देखोगे टू के बाद आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये तो वैसे ही घट गया था बिन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं जिसकी वजह से फिलर्स के अंदर आप ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। अगर आप रीड करेंगे तो देखो लगभग सारे ऑप्शंस एक जैसे हैं। तो आपको ग्रामेटिकली भी आना चाहिए क्योंकि हमने अभी आईबीपीएस क्लर्क प्री में देखा था, टोटली आप कह सकते हैं 70 to 80% जो पेपर था ग्रामेटिकली ऑप्शंस पे बेस्ड था, है ना। चलिए ऑप्शंस अलग अलग आते हुए बस यही आप लोगों को सिखाना था।
ठीक है, याद करिएगा ये वोकैब आईबीपीएस क्लर्क प्री में आई थी फोर्ज वोकैबलरी आई थी, तो मैंने फोर्ज वोकैबलरी भी डाली है। फोर्ज का मतलब हमने क्या सुना था, फेक, लेकिन फोर्ज का एक और मतलब मैंने आपको बताया था क्रिएट करना भी होता है। आज ये देखते हैं इसमें क्या आएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको पता है हैज आ रखा है, ठीक है भाई, आपको पता है थर्ड फॉर्म आएगी, लो भाई सारी थर्ड फॉर्म है, मतलब यहां से अपन बता नहीं सकते, ठीक है। यहां पर थोड़ा आइडिया मारे क्या, अगर यहां पे मैं आइडिया मार रहा हूं तो टू ऑफर डैश, अब वो क्या क्या ऑफर कर सकता है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है। अब रीड कर लेते हैं, आज रीड करते हैं। बोला जा रहा है यस बैंक हैज डैश अ को-लैंडिंग पार्टनरशिप विथ न्यू टैप फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको पता है भाई यस बैंक जो है वो पार्टनरशिप करेगा, तो यहां पर आना क्या चाहिए, टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटेड का मतलब होता है कैंसिल कर देना, हटा देना, जॉब से हटा देने को हम टर्मिनेट कहते हैं, तो टर्मिनेटेड तो नहीं आएगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेट आ सकता है, इनकॉर्पोरेट करने का मतलब इंक्लूड करना, मिलाना, मर्ज करना आ सकता है भाई। उसके बाद फोर्ज मतलब क्रिएट करना, क्रिएट करने के सेंस में यहाँ पे फोर्ज यूज हुआ है, हो सकता है क्रिएट करा, क्या क्रिएट करा, अ को-लैंडिंग पार्टनरशिप, एक को-लैंडिंग पार्टनरशिप इन्होंने यहां पर क्रिएट करी, आ सकता है। डिस्कवर्ड देखो सेंस बैठेगा नहीं, डिस्कवर्ड करा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं बैठ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बंदा क्या कह रहा है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल टू ऑफर, क्या चीज ऑफर करेगा वो, फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, कैसे फाइनेंसिंग सॉल्यूशन वो ऑफर करेगा। कोलोबरेट, तो कोलोबरेटिव अगर होता, मतलब आपको पता है फाइनेंशियल सॉल्यूशन जो है ये पूरा नाउन है। अब आपको पता है इसके लिए मुझे क्या लगाना है, एक एडजेक्टिव लगाना है, तो कोलोबरेट तो यहां पर वर्ब हो जाएगी, ये तो आएगा नहीं, कोलाबरेट तो नहीं आ सकता, तो ये वाला काट दो। अब यहां पे बोला जा रहा है सम न्यू इनोवेटिव, ये अगर आपने मेरी एरर डिटेक्शन की क्लास ली है तो उसमें मैंने आपको बताया था भाई न्यू के साथ इनोवेटिव नहीं आता है। इनोवेटिव का मतलब ही ये होता है कुछ नया बनाया है आपने जो पहले, आज से पहले नहीं हुआ था, तो इनोवेटिव और न्यू साथ में नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसको गलत कर रहा हूं, नहीं तो ये भी आंसर बन जाता। आई बात समझ में, न्यू और इनोवेटिव के कारण ये गलत हो गया। पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा होगा, तो जो स्टूडेंट रीडिंग से जा रहे हैं, जिनको ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं पता है, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है बंदा, ये कह रहा है फोर्ज्ड और पर्सनलाइज्ड, तो फोर्ज सही बैठ रहा है, पर्सनलाइज्ड भी सही बैठ रहा है, आ सकता है, लेकिन ई ऑप्शन में क्या दिक्कत है, ई ऑप्शन यूज कर रहा है एफीमेरल। एफीमेरल का मतलब होता है कोई भी चीज शॉर्ट टर्म के लिए चले, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चले, तो क्या वो ऐसे सजेशन देगा या ऐसी चीजें ऑफर देगा जो छोटे समय तक चले, शॉर्ट ड्यूरेशन की चले, नहीं भाई, ये तो नेगेटिव में ले जाएगा हमारा सेंटेंस। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आई होप आप सबको क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। डायरेक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्शन देता तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता। समझिएगा क्वेश्चन है क्या, देखो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये मैच दी कॉलम है, इसको आप मेंस लेवल का मैच दी कॉलम कह सकते हैं, मेंस लेवल का मैच दी कॉलम है। इसमें आपको क्या करना है, ये फिलर दे रखा है, तो एक फिल इन दी ब्लैंक्स, देखो ये फिल इन दी ब्लैंक्स में ये चीज आप फिल करेंगे और इसके बाद मैच दी कॉलम को आप मैच करेंगे, ठीक है। न्यू पैटर्न है, ऐसा पैटर्न मैं पहली बार करवा रहा हूं यूट्यूब पे, और आप भी शायद यूट्यूब पे ऐसा पैटर्न देख रहे होंगे पहली बार, कोशिश करिए इसको बनाने की। हाँ शुभम बताइए क्या क्वेरी है। मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम दूंगा, मुझे लगेगा क्वेश्चन अच्छा है, टाइम ज्यादा देना चाहिए, ज्यादा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, ये समझिए आप एग्जाम में अगर होते तो क्या करते, फिर मैं आपको कुछ कंसेप्ट और कुछ अप्रोचेस बताऊंगा। देखिए इसमें आपको है ना फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखा है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको
ये देखो ये दे रखा है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल करना है, या फिर ये फिल करना है, आपको ये फिल करना है। मतलब सी और एफ को अगर आप मिला रहे हो, अगर आप चाह रहे हो सी और एफ को हम मिला दें, मिला दो, लेकिन ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है ना, इसके अंदर ये लिखना पड़ेगा आपको, ये है इसका मतलब। तो जब देखो एग्जाम में मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मेरा खुद का। देखो जब हम मेंस का एग्जाम देने जाएंगे ना, इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर, तो इंग्लिश में ना मेंस लेवल में पता होता क्या, मेंस में ना बहुत अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपने शायद मॉक में भी ना देखे हो आज से पहले। अब देखो क्वांट में क्या होता है, आपको पता है डीआई है, आपको पता है फिलर वाला क्वेश्चन है, आपको डीआई में प्रिडिक्टेबल होता है, ये पैटर्न ऐसा आता है, हमने कर रखा है। लेकिन इंग्लिश में ना कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, पैटर्न वो चेंज कर देते हैं। तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न क्या पूछ रहा है। तो इसमें पैटर्न यही पूछ रहा है, सी और एफ को अगर आप मैच करने जा रहे हैं तो ये लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही अगर आप देखिएगा ए और डी को अगर आप मैच करना चाह रहे हैं, ए और डी को, तो आपको ये लगाना पड़ेगा भाई, ये ए और डी को मिलाने के लिए ये फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल करना पड़ेगा। ऐसे सी और एफ को अगर आप मिलाने जा रहे हैं, सी और एफ को, तो आपको ये फिल इन दी ब्लैंक्स में डालना पड़ेगा। तो मेंस लेवल में आपके साथ भी एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन होते इजी हैं, बस पैटर्न को समझिएगा, ठीक है। सुबह मैं फ्री होके आपका क्वेरी लूंगा, क्लास के बीच में मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, ठीक है। आ जाइए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए है ना, आप लोग भले वीडियो पोस्ट करके और बना लीजिए, मैंने इतना टाइम दे दिया बहुत है, आप लोग को भी इतना ही टाइम मिलेगा, समझना है और आंसर करना है, ठीक है। अब देखिए सुनिएगा, इसको आप रीडिंग से बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसमें ग्रामर का एक कंसेप्ट है जो आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा वो कंसेप्ट नया नहीं है, बहुत पुराना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। देखिए समझिएगा क्या कंसेप्ट है। देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, आपको पता है एट लास्ट हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से तो मैच करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा। अगर मैं यहां से कुछ क्लू उठाऊं, तो देखो अगर मैं यहां से क्लू उठाने जाऊंगा भी तो मुझे एक बीच में फिलर पुट करना पड़ेगा, तो मुझे फिलर पे ध्यान देना पड़ेगा, फिलर पे ध्यान देने के बाद मुझे इसको मैच करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस अप्रोच से जाऊंगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या देख सकता हूं, मैं ये देख सकता हूं, चाहे मैं इसके साथ कुछ भी मिलाऊं, अगर मैं यहां पर ये देखूंगा इज लगा हुआ है ना, अगर इज लगा हुआ है यहां पर, तो इसका मतलब ये है इससे पहले एक सब्जेक्ट आया होगा और सिंगुलर आया होगा। सिंपल सी बात है। मैं इसी से क्यों उठा रहा हूं, मैं इससे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे क्लू मिल गया। अगर ये बना तो ठीक है, नहीं तो जिसमें भी ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन इसमें भी है, ई ऑप्शन इसमें भी है, तो मैं इसके कारण 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा। आई बात समझ में? बताइए क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखिए इसका सब्जेक्ट आपको ढूंढना है, पहले इधर आ जाओ। देखो ये हो गया, ये आपने देखा सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब आ गई, ठीक है। क्या पता फिलर में आप कुछ भरे उसकी ये वर्ब हो, तो देखो आप बी के साथ फिलर में भर क्या रहे हैं, बी कहां पर है, एक बी इधर है और एक बी इधर है। तो जब आप फिलर में भरने जा रहे हैं तो आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है हाथ में। देखो ना, अगर मान लो मैं बी और ई को सोचूं फिल करने की, तो अगर मैं इस बी के अंदर ये वाला सेंटेंस अगर फिल करूंगा, ये वाला, तो देखो ये जो सब्जेक्ट था इसकी वर्ब आ गई और यहां पर भी वर्ब भी चली आ रही है के बाद थर्ड फॉर्म, तो ये इज खराब हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यार बी के साथ ई तो नहीं जा रहा, इसको हटा दो, है ना। बी के साथ ई तो नहीं जा रहा, इसको हटा दो। क्या ए के साथ ई जा रहा है? ए में कुछ है क्या? हाँ, ए में ये है भाई, जापान योकोहामा, ठीक है, इसके लिए आ सकता है। क्या पता फिलर के अंदर इन्होंने वर्ब डाल दी उसकी, चेक करते हैं। तो फिलर कहां पर है? ये रहा ए और ई, हाँ ए और ई इधर है और ए और ई किधर है, और ए और ई है क्या? ई और किसके साथ जुड़ा हुआ है? और किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। इसको पकड़ते हैं। देखो देखो जापान योकोहामा, कोमा लगा हुआ है ना, विथ इट्स। अच्छा, इट्स के बाद में क्या लगा सकता हूं? इट्स के बाद आपको पता है नाउन आएगा। क्या फिल इन द ब्लैंक्स में नाउन दे रखा है? हाँ दे रखा है, इट्स इन्वेस्टमेंट इन इंग्लिश फुटबॉल लीग, सही है। फिर कोमा लगा हुआ है। अच्छा, ये कोमा और ये कोमा एडिशन फॉर्मेशन हो गई। अब ये योकोहामा इससे क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, ग्रामेटिकली तो कनेक्ट हो गया। अब रीड कर लेते हैं। देखिए, जापान योकोहामा इज वाइंग टू कंपीट इन द ब्रिटिश ई कॉमर्स स्पेस। ओके, यहां पे लिखा हुआ है वाइंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यार आप ऐसे आप करते हैं ना, यार उसके इतने मार्क्स आए मैं भी इतने लाऊंगा, है ना, उसने वाला एग्जाम निकाला मैं भी निकालूंगा।
तो आप क्या किसी को देखकर वो करते हैं ना, देखकर आप उसको उसकी होड़ करने की कोशिश करते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये वही वाली बात है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो जापान का योकोहामा है वो यहाँ पर उसकी तरह कंपीट करने की कोशिश कर रहा है, किसके अंदर, ब्रिटिश ई कॉमर्स स्पेस के अंदर। तो ए और ई बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ए और ई, तो ए और ई इधर है और ए और ई के साथ है क्या, कुछ नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है क्या? आंसर मेरे पास आ रहे थे, ई ऑप्शन भी आ रहा था, बी भी आ रहा था, डी भी आया आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए आप लोगों को क्लियर है? आप लोग रीडिंग से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ग्रामर की अप्रोच भी थी, एक और अप्रोच थी ग्रामर की, देख लो वो भी बता देता हूं। एक अप्रोच ये कहती है सर हैज आया तो थर्ड फॉर्म आएगा, आएगा, डीमोनेटाइजेशन हैज क्लियरली डैश, तो अब थर्ड फॉर्म ढूंढ लेते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या यहाँ पे थर्ड फॉर्म है? नहीं है थर्ड फॉर्म, हटाओ। क्या यहाँ पे थर्ड फॉर्म है? नहीं है थर्ड फॉर्म, इसको हटाओ। हाँ सर यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। अच्छा सॉरी, मुझे जब बी को अटैच करना है तभी तो थर्ड फॉर्म देखनी है। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं काट सकता ना, ऐसे नहीं काट सकता। आ जाओ, इसको भी मैं बता देता हूं, ये इससे आप कैसे जा सकते हैं। मैं हर एक अप्रोच बताऊंगा हर एक क्वेश्चन में। देखो आपने देखा है डीमोनेटाइजेशन लिखा हुआ है, के बाद थर्ड फॉर्म मिल जाए तो रीड करना आसान हो जाएगा। आपने देखा बी कहां पर है, बी इधर लिखा हुआ है, और बी किधर है, बी इधर लिखा हुआ है। आ जाओ, तो यहां पर भी थर्ड फॉर्म है और यहां पे भी थर्ड फॉर्म है। आ जाओ रीड करते हैं। डीमोनेटाइजेशन हैज क्लियरली नॉट सक्सीडेड, ओके ठीक है। उसके बाद ये ई लगा रहा है, इज, अब इस किसके लिए आ गया, तो ये तो नहीं होगा। अब ये बी और डी लगा रहा है, आ जाओ रीड करते हैं। डीमोनेटाइजेशन हैज क्लियरली नॉट सक्सीडेड, उसके बाद डी को पढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ, सक्सीड नहीं हुआ, ठीक है, नॉट सक्सीडेड, ठीक है ओके। सो दैट द बिजनेसमैन बिकम ऑल्टर एंड आर कंपेल्ड टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अच्छा अब देखिएगा सुनिएगा, बी और डी बोल रहे हैं क्या, बी और डी बोल रहे हैं। यहां पर आपने क्या कहा, डीमोनेटाइजेशन जो है वो सक्सीड नहीं हो पाया, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, बिजनेसमैन जो है वो अलर्ट हो गए हैं। बिजनेसमैन क्या हो गया, अलर्ट हो गए, और वो क्या कर रहे हैं, वो स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी प्रैक्टिस को। अब आप खुद बताइए, यहां पर बात हो रही है डीमोनेटाइजेशन की, तो बिजनेसमैन कैसे इसको स्टॉप कर सकता है, और बिजनेसमैन अलर्ट क्यों हो जाएंगे, बिजनेसमैन क्यों अलर्ट होंगे, ये काम तो गवर्नमेंट का है, तो बी और डी तो नहीं बैठा। आई बात समझ में, तो ये कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठेगा, ये आपका गलत हो जाता है, सिंपल है। आई बात समझ में, तो आपके पास दो तरीके थे, एक हैज के बाद थर्ड फॉर्म, तो थोड़ा इजी हो जाता है ना, पता लग जाता है यार क्या पढ़ना है। एक ये आपके पास इज था, इससे आप बना लेते। आगे आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत शानदार लगा होगा, मजा आया होगा पहले क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर इसको कर देता हूं मैं, ये कोई भी डाउट हो आप पूछिए, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछिए, मैं आंसर जरूर करूंगा, और जो दूसरी बातें होंगी उसको बाद में लास्ट में लेंगे। शुभम आपका डाउट बाद में लूंगा, अभी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट पूछिए। ओके, फुटबॉल का ई कॉमर्स से कैसे, अच्छा ठीक है बताता हूं। ओके एक मिनट रुकिए, देखिए स्टूडेंट ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ए और ई भी नहीं बैठा सर, आ जाओ समझते हैं। देखिए जापान योकोहामा, ठीक है, ये आप कोमा हटाइए, ठीक है, ये कोमा हटाइए आप, और ये वाला कोमा एडिशन इंफॉर्मेशन है, इसको भी हटा दीजिए। अभी आप ऐसे पढ़ेंगे ना, जापान योकोहामा इज वाइंग टू कम्पीट इन दी ब्रिटिश ई कॉमर्स स्पेस, ठीक है। अब आपने यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है, विथ इट्स इन्वेस्टमेंट इन इंग्लिश फुटबॉल लीग, तो इसने इंग्लिश फुटबॉल लीग में क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है। अब सुनिएगा, यहां पे ब्रिटिश की बात हो रही है, ब्रिटिश ई कॉमर्स, तो ब्रिटिश और इंग्लिश लीग आप कह सकते हैं ना, इंग्लिश फुटबॉल लीग बना सकते हैं, इसके साथ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको ऐसे रिलेट करेंगे ना भाई, आप इसको, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आई बात समझ में, ठीक है। यहां पर बात हो रही है जापान की, जापान ने कहां पे इन्वेस्ट करा,
इन्वेस्टमेंट किस में करा, इंग्लिश फुटबॉल लीग में। और आप यहां पर क्या कह रहे हैं, ये भाई ब्रिटिश ई कॉमर्स स्पेस से कंपीट करने की कोशिश कर रहा है जापान का, जा कहां पे रहा है, ब्रिटिश में जा रहा है। हो गई ना बात रिलेट, हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बिठा पा रहे हैं आप, चलिए अब इसको देखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करें अपन, इसमें कुछ क्लू मिल रहा है क्या? एक क्लू मिल तो रहा है, डैट वाला क्लू है। ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन है, कोई भी एक आप उठा सकते हैं क्योंकि बहुत इजी, देखो पढ़ते ही खत्म हो रहा है। द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड, ओके, क्योंकि कुछ क्लू मिल नहीं रहा है मुझे इतना खास जो मैं उससे आपको स्टार्ट करूं, तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ता हूं। द गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड, ओके, गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? ए से क्या क्या मैच हो रहा है ना, ए से क्या क्या मैच हो रहा है। अरे यार इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया क्या, सॉरी। देखो यहाँ पे ना फिलर है, इसके बाद यहाँ पे फिलर है और यहाँ पे फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स हट गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, याद रखिएगा। आ जाइए, तो दी गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड, ओके, क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए? ए के साथ साथ क्या क्या जा रहा है, एफ जा रहा है, एफ जा रहा है, ओके, दोनों में एफ जा रहा है, तो एफ को रीड कर लो, क्या बोल रहा है भाई, दी गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, किस चीज की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, एफ में लिखा होगा वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी टू रेस्पॉन्ड हियर। अब देखो सुनिएगा, यहां पर इसको इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, किस चीज की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, यहां पर ऐसा बोलना चाहिए था ना, किस चीज की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। यहां पे तो ये बोल रहा है कि हम फेल हो गए सोसाइटी एज अ सोसाइटी रेस्पॉन्ड करने में, तो ये तो कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठ रहा है भाई, कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठ रहा है ना ये तो ए और एफ और ये वाला आंसर नहीं हो सकता आपका, गया आंसर। सिंपल है, ये तो कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठ रहा, कुछ इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड की बात हो रही है, तो क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखो, तो ये नहीं बैठ रहा। ओके, फिर और क्या देखें अपन, बी को पकड़ लेते हैं, बाजो। दी न्यू बिल्डिंग इन सोसाइटी, ये जो न्यू बिल्डिंग है सोसाइटी के अंदर, विल क्रिएट, क्या क्रिएट कर रही है समझते हैं। ये बी और ई लगा रहा है और ये भी बी और ई लगा रहा है, आ जाओ चेक करते हैं। तो भाई ये क्या क्रिएट कर रही है, आ लॉट ऑफ इश्यूज, आ सकता है, ये जो बिल्डिंग है बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रही है, आ सकता है, यहां पर भी आ लॉट ऑफ इशू है। ठीक है, ये कह रहा है ई लगाने को, ये भी कह रहा है ई लगाने को, आ जाओ चेक करते हैं। ये रहा ई, तो विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इश्यूज अराउंड द बिजनेस सेंटर दैट वी शुड सीम करेक्ट, a lot of issue around the business center, okay, that we should seem correct। देखो अगर आप B और E को रीड कर रहे हैं तो a lot of issue तो बैठ रहा है, लेकिन E वाला नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा सुनिएगा। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये लॉट ऑफ इश्यू क्रिएट कर रही है अराउंड द बिजनेस सेंटर, बिजनेस सेंटर के अराउंड। ओके, फिर आपने कहा दैट वी शुड सीम करेक्ट। अब देखिएगा सुनिएगा, तो हमें करेक्ट करने की जरूरत है ना, तो दैट वी शुड सीम करेक्ट। अब देखिएगा समझिएगा, तो यहां पर सीम करेक्ट करने की जरूरत है। इश्यू को आप करेक्ट थोड़ी ना करेंगे, इश्यू को तो आप रिजोल्व करेंगे, है ना। इश्यू को आप क्या कर सकते हैं, इश्यू को आप रिजोल्व कर सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकते। और ये भी कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठ रहा है, तो मैं बी और ई के साथ भी नहीं जा सकता। आई बात समझ में, तो मैं बी और ई के साथ भी नहीं जा सकता, ये भी गया और ये भी गया। अब आपके पास बचा सिर्फ सीओडी, आ जाओ सीओडी को पकड़ते हैं। देयर आर सो मेनी इश्यूज, ओके, बीइंग फेस्ड बाय पीपल फ्रॉम, उसके बाद ये क्या लगा रहा है, अराउंड द ग्लोब। ओके, तो यहां पे कहा जा रहा है बहुत सारे इश्यूज पीपल फेस कर रहे हैं अराउंड द ग्लोब, सही है, अराउंड द ग्लोब आ सकता है। उसके बाद ये डी लगा रहा है, दैट द वर्ल्ड लीडर्स शुड इमीडिएटली सिट डाउन एंड डिस्कस दैट, बिल्कुल सही है। अब दैम यहां पे किसके लिए आया, दैम आया यहां पर मेन्यू इश्यूज के लिए। तो बोला जा रहा है बहुत सारे लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड के लीडर थे वो बहुत जल्दी से उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई और वो डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है, सीओडी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। बताइए क्लियर है? यस लोकेश, बहुत बढ़िया। यस सिद्धार्थ। बी और ई क्यों नहीं हुआ, देखो सुनो,
बी और ई इसलिए नहीं हुआ, बात को समझिएगा। इन्होंने क्या कहा, न्यू बिल्डिंग जो है ना, वो क्या करेगी, देखो विल क्रिएट, वो इश्यूज को क्रिएट कर देगी, या लॉट ऑफ इश्यूज को क्रिएट कर देगी। फिर आपने बोला अराउंड द बिजनेस सेंटर, इस बिजनेस सेंटर के अराउंड, ठीक है, मान लेते हैं, वैसे तो यहीं से ओड हो गया, दैट वी शुड सीम करेक्ट, जिसको हमें करेक्ट करना चाहिए। तो किसको करेक्ट करना चाहिए, इश्यूज को ना, इश्यूज की बात हो रही है, तो इश्यूज को आप करेक्ट कैसे करेंगे, इश्यूज को तो हम रिजोल्व करते हैं ना, इश्यूज को करेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं अपन तो मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। ये वैसे भी आउट ऑफ द टोन कैसे हो गया, बिजनेस सेंटर की वजह से आउट ऑफ द टोन हो गया। यहां पर बात हो रही है बिजनेस सेंट्रिक, कोई बात होनी चाहिए थी, बिजनेस सेंट्रिक बात होनी। आप क्या सोच रहे हैं, बिजनेस सेंटर के अराउंड, बिजनेस सेंटर के अराउंड बिल्डिंग कैसे आप कह सकते हैं कि इश्यू क्रिएट कर रही है, इसलिए ये नहीं बैठेगा। आई बात समझ में? क्या क्लियर है आप लोगों को? देखिए, अगर आप अक्रॉस द ग्लोब लगाएंगे, सुनिएगा, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूं। देखिए, अगर हम अक्रॉस लगाते हैं ना, तो हम बोलते हैं अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया का मतलब हो जाएगा इस कोने से लेकर के उस कोने तक, पूरे इंडिया में, ये वाली बात हो जाएगी। अगर आप ग्लोब की बात कर रहे हैं, ग्लोब, तो अराउंड द ग्लोब का मतलब ये हो जाएगा ग्लोब के अंदर की बात हो रही है पूरी, है ना। तो ग्लोब के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो अराउंड ही आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बी और ई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बनाइए, और अगर लेवल बढ़िया लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जितने स्टूडेंट लाइव हैं उतने लाइक नहीं हैं। जय विकास, दोनों प्रीपोजिशन तो हैं, लेकिन कभी कभी दो प्रीपोजिशन साथ में आ सकते हैं ना। अगर आप रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता लगेगा, रीडिंग करने से पता लग जाएगा, आ सकते हैं। उसमें अक्रॉस ही आएगा। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है इसका आंसर। चलिए इसको समझते हैं, देखिए इसको समझते हैं। आपने देखा यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है, यहाँ पे हमें नाउन चाहिए। अगर मैं ग्रामर से देखूं तो यहाँ पर कुड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, यहाँ पे वुड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ऑप्शंस पे नजर मारते हैं, ये जो ऑप्शन है ये नाउन है, ये जो ऑप्शन है ये भी नाउन है। क्वालिफाई, ये जो ऑप्शन है ये वर्ब है, क्वालिफाई का वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर नाउन आएगा, दोनों में से रख के देख लेते हैं कौन सा नाउन आ रहा है। द पॉलिटिशियन वोन द इलेक्शन बाय अ क्लोज ऑब्लिगेशन या क्लोज मार्जिन। क्लोज मार्जिन आएगा सर, ई के बाद सेकंड आएगा। ई के बाद सेकंड का है, ये रहा ई के बाद सेकंड, ये रहा ई के बाद सेकंड। ओके, तो एक बार जी के अंदर वन लगा के देखते हैं। जी कहां पर है, ये रहा जी, इसके अंदर वन, मतलब नाउन तो आ ही नहीं सकता, लगा के क्यों देखना, ये आंसर नहीं होगा, ई आंसर है। आई बात समझ में? यहां पर वर्ब चाहिए, ये कह रहा है जी के अंदर वन लगाओ, वन तो नाउन है, आ ही नहीं सकता, खत्म। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन तो शायद हमने पहले करे हुए। आ जाइए इसको बनाते हैं। इसमें क्या देख सकते हैं अपन, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं आ ग्रेट, तो आ ग्रेट क्या रहा होगा, नाउन रहा होगा। ओके, इनके बाद भी नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आएगा, तो यहां पर भी मैं नाउन लिख लेता हूं एक तो। ओके, चलो अब रीड कर लेते हैं, आ ग्रेट से पकड़ के देखते हैं बैठ रहा है क्या। हैविंग क्लेम्ड दी लिव्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स
ओके। द कार एक्सीडेंट वॉज अ ग्रेट डिजास्टर हो सकता था, वॉज अ ग्रेट। ई के साथ ये लोग क्या लगा रहे हैं, सेकंड स्ट्रेटेजी तो नहीं आएगा, स्ट्रेटेजी होगी क्या कोई, नहीं। ई के साथ और क्या लगा रहे हैं लोग, स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। अरे यार हर किसी में स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, ये सारे ऑप्शन चले गए देखो हाथ से। अब आपके पास एफ का 1 और जी का 3rd बचा है, एफ का 1 और जी का 3rd। जी का पकड़ लेते हैं क्योंकि जी में पता है नाउन आएगा, सिंपल सा दिख रहा है। नॉर्थ कोरियाज न्यूक्लियर टेस्टिंग मे बी इन, जी में क्या लगा रहा है 3rd, हाँ वॉयलेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बिल्कुल सही बात है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी आएगा, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन भी हो ना, बहुत आप लोग बहुत ध्यान से करा करो, कभी कभी कुछ भी अगर छोटी बहुत इसमें ट्रिक लग गई तो गलत हो जाता है ना। आराम से ध्यान से करो, सही होना चाहिए। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने आ रहा है। अब 5th क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना है, पहले देखिए फिर आप समझ जाएंगे क्या करना है। ये 5th क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको पता है क्या करना है। अगर आप ऑप्शंस को रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा ऑप्शंस क्या कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन ईडीएम एंड फ्रेज है। अब आप बताइए कौन सी ईडीएम फ्रेज आप लगाएंगे। मींस लेवल में ऐसे एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग वैसे तो ईडीएम फ्रेज याद करोगे नहीं, आज इस बहाने आपको ईडीएम फ्रेज याद करवा दूंगा। अब यहां से नेगेटिव मार्क्स देखो, यहां से पता है क्या होगा, यहां से आएंगे 0.25 मार्क्स माइनस के। जो समझदार स्टूडेंट होगा अगर उसको नहीं पता तो वो छोड़ देगा। अब आ जाओ, सुनो बहुत ध्यान से बनाते हैं। देखो ये इतना इजी सेंटेंस है, अगर आप रीड करोगे आपको पता आएगा क्या, लेकिन आप इतने मजबूर हैं आपको ये नहीं पता। कुछ एक आध का पता होगा लेकिन सबका नहीं पता होगा, यही हमें सीखना है और ये सब इंपॉर्टेंट है। आज इस बहाने आपसे हो जाएगा। देखो आज डैश दिया हुआ है, ठीक है। ड्यू टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ही ऑफन ओवर रिएक्टेड टू क्रिटिसिज्म मेकिंग इट डिफिकल्ट टू वर्क विद दैम। तो बोला जा रहा है इसके साथ कुछ हो चुका है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते रहता है ना। अब आ जाइए समझते हैं यहां पर क्या आएगा। तो आपने कहा हैविंग अ बी इन हिज बोनेट, तो आपने कहा उसके बोनेट में बी है। अब आपको इसका मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपने कहा इसका नहीं पता, कोई बात नहीं, नीचे चलते। आपने पढ़ा कीपिंग अ स्ट्रेट फेस, तो यार स्ट्रेट फेस का मतलब अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएं, अगर मैं इसका मतलब भी आपको बताऊं, स्ट्रेट फेस का मतलब मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, मान लो देखो आपके साथ ऐसा हुआ होगा क्योंकि ऐसा मेरे साथ तो बहुत हो चुका है। मान लो आप है ना, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे टीचर सामने होता था, अब टीचर कुछ पढ़ा रहा है और आप सामने की बेंच पे बैठे हो और वहां पर आपको उबासी आ रही है, और अगर आप उबासी लोगे टीचर के सामने तो वो देगा आपको एक चांटा। फिर आप क्या करते हो, बिल्कुल स्ट्रेट फेस रख के फिर भी आप उबासी ले ही लेते हो। तो इसका मतलब क्या है, आप अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने दे रहे। आपको मतलब हंसी आ रही है कभी, है ना, या आपको कभी उबासी आ रही है, लेकिन आप अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने दे रहे। आप सोच रहे हो कि यार मैं एक ही तरीके से अपना फेस मेंटेन रखूं, तो उसको आप क्या कहते हैं, कीपिंग अ स्ट्रेट फेस। तो कीपिंग अ स्ट्रेट फेस तो यहां होगा नहीं, हटाओ। हैविंग अ चिप ऑन हिज शोल्डर के ऊपर चिप है, इसका भी मतलब हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। हैविंग द बॉल इन हिज कोर्ट, हाँ इसका मतलब पता है, बॉल अब आपके कोर्ट में। अगर बॉल आपके कोर्ट में है तो मतलब अब आप ही मेन हो, आपके ऊपर ही कंट्रोल है, अब आप ही सब कुछ करोगे। तो बॉल इन हिज कोर्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास सारा कंट्रोल है, बॉल आपके हाथ में, ठीक है। जैसे अंपायर होता है, अंपायर बॉल नहीं देगा तो फिर वो क्या होता है, मैच नहीं हो पाता है। जब वो बॉल देता है तभी वो बॉलिंग करता है, वो वाली बात होगी। थ्रोइंग कॉजन टू दी विंड, ये तो सबको पता है। सावधानी को आपने क्या करा, खिड़की से बाहर फेंक दिया, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, थ्रोइंग कॉजन टू दी विंड। क्लियर है। अब देखिए समझते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या होगा। देखिए इसका और इसका मीनिंग जैसे ही आपको पता चलेगा तब आपको इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। आ जाइए इसका मीनिंग जानते हैं विद एग्जांपल। देखिए हैविंग अ बी इन योर बोनेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप है ना किसी को कोई बात बोल रहे हैं। मान लो आपने किसी को क्या कहा, आप किसी को बाइक चलाना सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं।
तो जब आप बाइक चलाना सिखा रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट गियर में स्टार्ट करना है, फर्स्ट गियर में स्टार्ट करना है। तो आप किसी पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा चिंता है, आपको लग रहा है अगर ये पॉइंट इसके दिमाग से स्लिप हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप उस एक पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, आपके जो बोनेट है उसके अंदर बी है। अगर देखो बोनेट के अंदर बी होगी तो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बार बार आवाजें आएंगी, आपको लगे यार आवाज कहां से आ रही है, तो जो बी होती है, मक्खी जो होती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो यहां पर यही बोला जा रहा है, समवन इज obsessively preoccupied with a पर्टिकुलर आइडिया और कंसर्न। या तो आपको कोई कंसर्न है, आप बार बार उसको सुना रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, या फिर आपके पास कोई आइडिया, आप बार बार उसको बता के जा रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे बोनेट के अंदर बी है। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया। हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब क्या है, एक निशानी है उसके शोल्डर पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मान लो आपके साथ पास्ट में आपने कुछ गलत करा तो उसकी सजा आपको मिली, मान लेते आपके शोल्डर पे कुछ उन्होंने सजा दी, निशान पड़ा हुआ है, तो आप हमेशा वो याद करते रहते हैं, समवन इज कैरिंग अ ग्रजेस, समवन इज कैरिंग अ ग्रजेस और इज इजिली ऑफेंड और रिसेंटफुल ड्यू टू पास्ट ग्रीवेंस और डिसअपॉइंटमेंट। तो मतलब पास्ट का दर्द आज भी उसको है, जैसे ही वो चीज सामने आती है तो वो फिर अपना आपा खो देता है और बोलने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। तो यहां पर यही बोला जा रहा है, भाई उसके शोल्डर के अंदर कोई चिप है, तभी वो बहुत जल्दी क्रिटिसिज्म, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है। ठीक है, याद रहेगा, आज के बाद आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये ईडीएम एंड फ्रेज है। ठीक है, अगर एग्जाम में ये आ जाता है, आपको पता है मीनिंग, तो लगाइए, नहीं तो स्किप करिए, मैं खुद आपको ही बोलूंगा। चलिए नेक्स्ट, एक और आपके लिए इडियम एंड फ्रेज वाला क्वेश्चन देखिए, ये बन रहा है क्या आपसे, एग्जाम में नहीं पता अगर मीनिंग तो छोड़ के आना है, अभी जितना हो सकता है उतना कर लो, जितना इंपॉर्टेंट है मैं लेकर आ जाता हूं आपके लिए। आंसर बताया तो, आंसर इसका सी है। सिक्स्थ में आ जाते हैं। देखो ये आप में भी इसका आइडिया लगा लें, आप इसका आइडिया आपको लग सकता है, वाइल क्रिटिसाइजिंग हर कलीग्स पंक्चुअलिटी ही सीम्ड अनअवेयर ऑफ हिज फ्रीक्वेंट टार्डीनेस। टार्डीनेस का मतलब क्या होता है ना, टार्डीनेस का मतलब क्या होता है, लेटनेस, लेट आना, उसको आप टार्डीनेस कह सकते हैं। मेकिंग इट अ क्लासिकल केस हो, तो बोला जा रहा है खुद तो लेट आता है, उसको वो नहीं देख रहा है, दूसरा अगर लेट आ रहा है तो उसके लिए बोल रहा है। तो यहां पर आ जाइए, समझते हैं। थ्रोइंग क्वेश्चन टू दी विंड, ये तो आपको पता है ये आंसर नहीं होगा, मतलब सावधानी, बिना सावधानी के कोई काम करना, तो उसका मतलब ये हो जाएगा। द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। याद करिएगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं मंजिल बैच के, ये वाली जो इडियम एंड फ्रेज है ये आरसी में आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है, एप्पल ज्यादा दूर तक नहीं गिरता है, अगर पेड़ से एप्पल टूटेगा, गिरेगा पेड़ से एप्पल, अगर आइंस्टाइन नहीं बैठा है तो वो जो एप्पल है वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अगर आइंस्टाइन बैठा होगा तो एप्पल पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या है, अगर ट्री से एप्पल गिर रहा है तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होता है, आप अपने पेरेंट्स का जैसा आपका नेचर होगा, जैसे आपके पेरेंट्स का नेचर होगा, तो सिमिलरली वैसा ही नेचर आपका होगा, ऐसा माना जाता है। तो यहां पर यही कहा गया है कि एप्पल ट्री से ज्यादा दूर नहीं गिरता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा यहां पर, तो है ना। दी कैंडल एट बोथ, अच्छा, दी कैंडल एट बोथ एंड्स, तो इसका मतलब ये है कैंडल को आप दोनों तरफ से जला रहे हैं, अगर कैंडल को आप दोनों तरफ से जलाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी कैंडल। तो यहां पर ये कहा जा रहा है बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। दी पोर्ट कॉलिंग दी कैटल ब्लैक, एक पोर्ट कैटल को ब्लैक बोल रहा है, वो खुद भी ब्लैक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई बात समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यस, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप ये भी कह सकते हैं। अब इधर आइए, थ्रोइंग अ रेंच इन दी वर्क, मतलब वर्क कोई काम कर रहा है, आप उसके बीच में रेंच फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप उसके लिए ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। तो ई का मतलब ये हो जाएगा, मैंने सब लिख दिया है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई, आंसर आ रहे हैं सभी के।
चलिए एक चीज समझाता हूं मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आए थे, आरआरबी पीओ मेंस में आए थे, मेरे तो ओपन करते ही शायद ये वाले क्वेश्चंस थे। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें इसमें मीनिंग से भी ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच पे भी ध्यान देना होगा। क्यों, समझिएगा पार्ट ऑफ स्पीच पे क्यों ध्यान देना है। अगर आप ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं तो आपको पता है आर्टिकल ए और एन स्टेयर के लिए लगा होगा, स्टेयर के लिए, तो यहां पर ये नाउन होगा, यहां पर ये नाउन होगा, मतलब ये जो पोजीशन बनेगी आपकी, ये पोजीशन बनेगी एक एडजेक्टिव की। आई बात समझ में, ये एक एडजेक्टिव की पोजीशन बनेगी, ठीक है। और यहां पर ए और एन जो दे रखा है इसके जस्ट बाद आएगा नाउन। तो सेम यही पैटर्न के ऊपर, मतलब एग्जामिनर ये कंसेप्ट दिखाना चाहता था कि आप लोग पहचान पाते या नहीं पहचान पाते, एक वर्ड कब नाउन की तरह काम कर रहा है, कब एडजेक्टिव की तरह, कब वर्ब की तरह काम कर रहा है, कब नाउन की तरह काम कर रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, समझिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो यहां पर बोला जा रहा है द बैंकर गेव आर्टिकल ए और एन, मतलब आप आर्टिकल से नहीं पकड़ सकते, डैश स्टेयर व्हेन आस्क्ड अबाउट द इररेगुलरिटीज इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो थोड़ा अगर मैं इसकी हिंदी करूं तो यहां पे बोला जा रहा है जो बैंकर था वो क्या दे रहा था, गेव डैश स्टेयर व्हेन आस्क्ड अबाउट द इररेगुलरिटी इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। भाई उसको कहा फाइनेंशियल रिपोर्ट बना, जब उसको कहा ये क्या है, ये तेरे को प्लस करने नहीं आता, तू पीओ बना हुआ है, यहाँ पर तेरे को प्लस करना माइनस करना सिखाया है और तू इसी में इरेगुलरिटी लेकर के आ रहा है फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तो वो पता है ऐसे देख रहा था, ऐसे, तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे देख रहा था वो, ऐसे ऐसे नहीं देखते, मतलब एकदम होश होश ही नहीं है उसको, एकदम गुम हो गया है, तो वैसे देख रहा था वो। तो कैसे देख रहा था वो, डैश करके देख रहा था, तो ये हो गया एडजेक्टिव वाला प्लेस। अब नीचे आओ, द सडन मार्केट क्रैश लेफ्ट आर्टिकल ए और एन डैश, तो लेफ्ट क्या कर दिया उन्होंने, डैश लेफ्ट कर दिया इन मैनी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तो मैनी इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो थे उनको उसने डैश कर दिया, ठीक है। अब जरा समझते हैं आ क्या सकता है। देखो अगर मैं इनर्ट लगा देता हूं, इनर्ट, ठीक है। अब इनर्ट का मान लो मतलब ये अभी इतना समझ में नहीं आ रहा इनर्ट क्या होगा, छोड़ते हैं। स्टिकी, स्टिकी का मतलब पता है आप लोगों को, चिपचिपा है ना, चिप एकदम स्टिकी होता है ना, चिपचिपा, उसको अपन स्टिकी कहते हैं। तो स्टिकी स्टेयर कुछ होगा नहीं, डिवोइड बैठ सकता है, लेकिन डिवोइड एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नॉन, ये क्या लिखा हुआ है, नॉन डिस्क्रिप्ट या नॉन डिस्क्रिप्ट आप बोल लीजिए, नन बोलेंगे वैसे तो, नन डिस्क्रिप्ट, तो नन डिस्क्रिप्ट भी एक एडजेक्टिव होता है। आपको यहां पर ये लगाना था, उसने एक ब्लैंक स्टेयर दी, ऐसी स्टेयर दी, स्टेयर मतलब एक ऐसी, उसने अपना फेस इस तरीके से बना लिया जिसपे कोई इमोशन ही नहीं था, ठीक है। तो आप उसको एक ब्लैंक स्टेयर दे रहे हैं और यहां पर भी ब्लैंक बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही सडन मार्केट क्रैश हुआ तो उनका जो पोर्टफोलियो था वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, है ना, लेफ्ट ब्लैंक। तो ब्लैंक आएगा इधर भी और ब्लैंक आएगा इधर भी, क्योंकि ब्लैंक एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी बन जाता है और जो आपका एडजेक्टिव भी बन जाता है। जैसे फिल इन दी ब्लैंक, फिल इन दी ब्लैंक, तो फिल इन दी ब्लैंक जब अपन लिखते हैं फिल इन दी ब्लैंक, तो आर्टिकल दा के बाद क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है। और ब्लैंक आपने कहा ब्लैंक स्टेयर, तो ब्लैंक स्टेयर ऐसा काम करेगा कि वो कोई, आप कह सकते कोई इमोशन ही नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल फीका पड़ गया उसका चेहरा जब उससे बोला इतनी रेगुलरिटीज क्यों आ रही है। बताइए कैसा लगा आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ई होगा, सी नहीं होगा, बिकॉज सी एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव यहां तो बैठ जाएगा, डिवॉइड स्टेयर यहां पे तो बैठ रहा है, लेकिन यहां पर डिवॉइड नहीं बैठ पाएगा, इसलिए आपका सी आंसर गलत हो गया। बताइए क्लियर है सभी को। तो कैसा लगा पहला क्वेश्चन, ये स्टार्टर था। अगर जी हाँ, हर्षल सर जैसे कि कह रहे हैं राजस्थान वालों की लाल मिर्ची फेवरेट होती है, तो ये लाल मिर्ची वाला एक क्वेश्चन था। आई होप आपको मजा आया होगा। ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था, करने वाला नहीं था, है ना, लेकिन वहां जो एग्जाम में क्वेश्चन बना था वो समझ में आ रहा था क्या आएगा, वहां पर समझ में आ रहा था। मैंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाया, मैं आपको बता सकूं कि हर क्वेश्चन करने लायक नहीं होता है, आप स्किप भी कर सकते थे इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ब्लैंक इसका करेक्ट आंसर आएगा। लर्निंग कैप्सूल पे जो भी आता है उसका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि वो ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने लगता है, ट्रिकी ऑप्शंस बनाने लगता है, और इवन मेमोरी बेस्ड भी छाप देता है पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो बस ये नेचर है कैप्सूल्स के, कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट्स कह रहा हूं, कैप्सूल का असर है।
चलिए स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बताइए यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर कंटेंट आपको खतरनाक लग रहा है ना तो लाइक कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में माइनस में चले गया, अकाउंट माइनस में होता हुआ, -7 करोड़। चलिए आज ये इसको समझते हैं, है ना। इसमें आंसर आ रहे हैं, लगातार एक ही आंसर चल रहे हैं, समझिएगा इसको। बोला जा रहा है वाइल आई वॉज डैश द हॉट कॉफी इनटू माय फेवरेट मग। तो बोला जा रहा है जब वो फेवरेट कॉफी, मतलब जब वो डैश कर रहा था अपनी हॉट कॉफी को उसके फेवरेट मग में, तो ट्रांसफर कर रहा होगा, इधर से उधर ऐसे पोर कर रहा होगा। तो यहां से मैं आप लोगों को एक वर्ड का मीनिंग सिखाना चाहता था। इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, एक होता है पोरिंग और एक होता है पोरिंग। दोनों की प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होती है, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। देखो जिसके अंदर यू आ जाता है ना, यू, जिसके अंदर यू आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? जिसके अंदर यू आ जाता है, यू आ जाने का मतलब ये होता है कि आप कोई लिक्विड किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं। आप ये वाला वोकैब मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ते होंगे, क्वांट के अंदर, मिक्सचर एलिगेशन के अंदर आप पढ़ते होंगे, क्वांट के अंदर। तो जिसके अंदर यू आता है, पोरिंग, इसका मतलब होता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना या एक वेसल से दूसरे वेसल में डालना। तो यहां पर हमारे को पता चल गया कि यहां पर कोई चीज इधर से उधर ट्रांसफर करने की बात हो रही है, तो पोरिंग वोकैबुलरी यहां पर बैठेगी। तो पोरिंग हो गया, है ना, ड्रिजलिंग हो गया, गशिंग हो गया, और ये तीनों वोकैबुलरी सी, डी और ए, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। गशिंग, डिजलिंग, ड्रिजलिंग, पोरिंग, इन सब का मतलब सेम होता है। तो इसका मतलब ये है, ये तीनों ही अभी आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई नोटिस्ड माई फ्रेंड सिटिंग एट अ किचन टेबल डैश ओवर अ स्टेक ऑफ डॉक्यूमेंट विथ अ, ये क्या लिखा हुआ है? फ्रव्ड ब्रो। अच्छा, फ्रव्ड ब्रो का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ध्यान से, मतलब वो बहुत ध्यान से उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर रहा था। तो ध्यान से एनालाइज कर रहा था ना, तो एनालाइजेशन को, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई बुक अगर आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत फोकस होकर पढ़ना। तो स्कीमिंग से आप वाकिफ होंगे ही, लेकिन स्कीमिंग आंसर नहीं आएगा क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ रहा है वो, तो स्कीमिंग आंसर नहीं आएगा। ऐसे ही ग्लैंसिंग भी आंसर नहीं आएगा। ग्लैंस का मतलब होता है एक झलकी मारना, ये भी नहीं आएगा। एग्जामिन आ सकता था, लेकिन ये वाला पोरिंग नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यस आप लोग सही दे रहे हैं आंसर, वो होगा डी। काफी सारे स्टूडेंट को पता था डी आंसर, लेकिन हो सकता है आप लोगों को इसका एग्जैक्ट मतलब ना पता हो। किसका मतलब क्या होता है? जिसमें यू आता है इसका मतलब होता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना, और जिसके अंदर पोरिंग आता है इसका मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये था कंफ्यूजिंग ऑप्शन वाला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को इससे 2 वोकैबुलरी के डिफरेंस का पता चला होगा। ठीक है, खुश हो गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राहत तो मिली आप लोगों को। अभी 2 ही क्वेश्चन हुए, तीसरा क्वेश्चन है आज की क्लास का, तीसरा क्वेश्चन है। प्रतीक, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना उससे हाई लेवल आ ही नहीं सकता। प्रीवियस मेरी जितनी भी क्लासेस है ना, मैं कल एक स्ट्रैटेजी वाली क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आईबीपीएस क्लर्क से पहले क्या क्या आपको मेरी कौन कौन सी क्लास देखनी है। यूट्यूब वाली भी बता दूंगा और पेड वाली भी बता दूंगा।
तो जो पेड वाली है वो पेड की क्लास देख सकते हैं, जो यूट्यूब वाले हैं यूट्यूब की क्लास देख सकते हैं। सेम ऐसा मैंने करा था जब आईबीपीएस क्लर्क, जब आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस था ना, तब भी मैंने एक स्ट्रेटेजी दी थी। ऐसे ही मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी कल स्ट्रेटेजी दे दूंगा, बस आप वो क्लास रिवाइज कर जाना। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं आप लोग? ओके, यहाँ पे भी आंसर में वेरिएशन क्यों आ रहे हैं? ओके, कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। ठीक है, ए बी डी पे जंग छिड़ी हुई है। आज इसको समझते हैं। देखो, इंग्लिश में दो वोकैब होती हैं, एक होता है एलिवेट, एलिविएट, एक होता है एलिवेट। इसका मतलब होता है एलिविएट, इसका मतलब है एलिवेट। तो एलिवेट का मतलब होता है कोई चीज बढ़ाना, कोई चीज इंक्रीज करना, और इस एलिवेट का मतलब होता है कोई चीज आप कहते हैं कि सूथ करना, सूथे, सूथे भी नहीं, एक और इजी वर्ड बोलता हूं, किसी भी चीज को, किसी भी इंटेंसिटी को कम करना। तो किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना उसको अपन एलिविएट कहते हैं, ये वाला एलिविएट आता है, और इस एलिविएट को अपन कहते हैं इंक्रीज करना, बढ़ाना। ठीक है, चलो आज आप समझते हैं इसको। तो यहां पर ये बोला जा रहा है, द थेरेपिस्ट सजेस्टेड दैट एंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कुड हेल्प डैश फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो फीलिंग कैसी? डिप्रेशन और एंजाइटी वाली फीलिंग को ये क्या करेगा? कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। तो ये वाला हमारा आंसर बन सकता है बी वाला। मुझे लगता है जिस स्टूडेंट को इस वोकैबुलरी का मीनिंग पता था उसका आंसर आ गया होगा। अच्छा, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? असेंट। और ये क्या चीज है? एग्रेंडाइज। और ये क्या चीज है? ट्रांसेंड। इन सबका मतलब होता है कोई चीज को हम बढ़ा रहे हैं। तो ये सब यहां पर अगर आप लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा फीलिंग को और ज्यादा इंक्रीज करना। तो ना ये आंसर आएगा, ना ये आंसर आएगा, ना ये आंसर आएगा, ना ये आंसर आएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर एक्सल्टी बैठेगा, क्यों? चलो पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है देयर बाय एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू एक्सल्ट देयर मूड। तो अपने मूड को आप क्या करिए? अच्छा करिए। एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ थ्रू पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस। तो एक्सल्ट का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज को अच्छा करना, बेहतर करना। तो यहां पर एक्सल्ट आ जाएगा और यहां पर आपका एलिविएट आ जाएगा। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। अभी आपने देखा कि आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिखाए। पहला वाला क्वेश्चन लगभग सबका गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर ट्रिकी क्वेश्चन होगा आपको वहां पर पता लग जाएगा यार ट्रिकी क्वेश्चन है, मत करो। करा तो गलत हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता था डिवॉइड यहां भी बैठ रहा था, यहां भी बैठ रहा था, लेकिन आपको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बताती। तो आप यहां पर नाउन का रिस्क नहीं ले सकते थे ना, इसलिए स्किप करना बनता आपका। लेकिन ये आपको वोकैबुलरी पता थी तो आपका आंसर आ गया वोकैबुलरी के कारण। इसमें भी आपको वोकैबुलरी पता थी तो आपका आंसर आ गया, नहीं तो ये भी गलत होता। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी 2 करवाए। पहले वाला ट्रिकी था, ठीक है, क्लियर है। और पहले वाला पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर था, बाकी सारे वोकैबुलरी के ऊपर थे। तो पार्ट ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बना, ये दोनों आपसे बन गए। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, रिवाइज करिए। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले कुछ नहीं बता रहा हूं। इंग्लिश में जब आप जाएंगे, मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना मेरे वर्ड को नोट डाउन करिएगा। आप जब एग्जाम देने बैठे होंगे मेंस लेवल का, चाहे आप किसी का भी मेंस दो, आरआरबी पीओ मेंस दो, कोई सा भी अगर आप मेंस दोगे, सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होगा? इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने होगा, आपको डायरेक्शन पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। मतलब अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इंग्लिश के अंदर बहुत सारी वैरायटी वो पेश करते हैं। तो इंग्लिश के अंदर मेन चैलेंज पता है क्या होता है? डायरेक्शन को पढ़ना, डायरेक्शन को सही से कॉम्प्रिहेंड करना, फिर आंसर देना। तो वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने फेंका है, आप खुद डायरेक्शन पढ़ो और आंसर दो। तो आपके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा मेंस लेवल का, वो यही होगा, आपको डायरेक्शन समझनी पड़ेगी, डायरेक्शन समझ करके आंसर देना पड़ेगा। चलिए अब आप मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्या आपने पहले कभी इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था? नहीं करा होगा, है ना।
मुश्किल से आपको कहीं ऐसा मिलता जुलता पैटर्न कहीं दिखा होगा। ये पैटर्न इसलिए मैं आपके सामने लाया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं एज अ स्टूडेंट जो मैंने फेस करा है वो आपको फेस ना करना पड़े। जब एज अ स्टूडेंट मैं मॉक दिया करता था या जब मैं रियल एग्जाम देने जाता था मेंस लेवल का, तब मुझे लगता था यार इतना बड़ा क्या है, ये क्या क्या करना क्या है, समझ में नहीं आता था। तो हमें अभी से हैबिट डालनी होगी। 1 महीना पड़ा है, ठीक 1 महीना है। आज सुबह हर्षल सर ने भी एक क्लास ली है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक 1 महीना बचा है। 29 तारीख को आपका आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें न्यू पैटर्न्स पे कमांड बनानी है, डरना नहीं है, हैबिट डाल लेनी है। नए नए पैटर्न हम पकड़ेंगे, डिकोड करेंगे, आंसर देंगे। आंसर दे रहे हो आप लोग, इसका आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन अलग अलग चल रहे हैं, कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर आप इसको रीडिंग से करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा रीडिंग मत करो, करो, रीडिंग से ही बनेंगे क्वेश्चन, लेकिन मेरी बात सुनिएगा। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो एग्जाम में मेंस लेवल के क्वेश्चन, खास करके इंग्लिश के, इज इक्वल टू होता है टाइम वेस्ट करना। मतलब एग्जामिनर यही सोचता है स्टूडेंट का कैसे हम टाइम वेस्ट कर दे। चाहता तो ये सीधा पैराजंबल भी दे सकता था, चाहता तो सीधा फिलर दे देता, नहीं, ये हमेशा एक काम करेगा, 2-2 टाइप के क्वेश्चन को एक बनाने की कोशिश करेगा। मैं भी वही कर रहा हूं। तो फिलर्स भी डाल दिया, पैराजंबल भी डाल दिया, मिनी पैराजंबल डाल दिया। अब आ जाइए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन, अपन ऐसा करें क्या, कैन के बाद क्या आ सकता है, कलर चेंज कर लेता हूं। आप सबको पता है कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो इसने क्या करा है, सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल दी, सभी की सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप लोगों को लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा तो गार्डनर, लास्ट ऑप्शन गार्डनर है, ठीक है। अब आ जाइए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो आप यहां से नहीं पकड़ सकते, आपके हाथ बांध दिए उसने, ठीक है। फिर क्या करें अपन, फिर हम एक काम तो कर सकते हैं ना, फर्स्ट सेंटेंस से उठा लें क्या। देखो यहां पे मैक्सिमम मुझे बी दिख रहा है, सी एक अकेला पड़ा है, सी से स्टार्ट हो सकता है क्या, फ्रॉम दिस वीक्स डेवलपमेंट्स, हो सकता है, पढ़ लेते हैं। फ्रॉम दिस वीक डेवलपमेंट्स, उसके बाद ये डी लगा रहा है, टू कीप ऑपरेटिंग इन अ रेगुलेटरी वैक्यूम, ओके। उसके बाद ये बी लगा रहा है, वैक्यूम वन लेसन दैट टेक इंडस्ट्री कैन। उसके बाद ये ए लगा रहा है, कैन गार्डनर इज दैट सोशल मीडिया जायंट कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट। देखो पढ़ने में ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत ठीक बैठा, लेकिन अजीब लग रहा है, पढ़ने में अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, ये बी भी दे रहा ना, एक बार बी से स्टार्ट करते हैं। बी में क्या बोला जा रहा है, बी में कह रहा है वन लेसन, ओके, द टेक इंडस्ट्री कैन। तो बोला जा रहा है एक लेसन जो है, जो टेक इंडस्ट्री कैन डैश। अब कैन के बाद क्या आ सकता है, देखो बी से तीनों स्टार्ट हो रखे, चारों, लर्न भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, प्रिडिक्ट भी आ सकता है, ग्लीन का मतलब मान लेते हैं, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं यहां पे कुछ भी आएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, वो अपन को बाद में पता है। अपन थोड़ा इसको है ना, थोड़ा मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए वन लेसन द टेक इंडस्ट्री कैन डैश, उसके बाद आप क्या बोलोगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपने देखा वन लेसन, ये एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने देखा दी टेक इंडस्ट्री, ये आपके पास दूसरा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की तो वर्ब आ गई, अब आपको इस सब्जेक्ट की वर्ब डालनी पड़ेगी ना वन लेसन की। तो वन लेसन इज दैट, इस तरीके से इसको पढ़िए। देखिए वन लेसन इज दैट, क्या है भाई, वन लेसन इज दैट सोशल मीडिया जायंट कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट, ओके, ये भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब बी के बाद ए आ रहा है क्या, हाँ बी के बाद ए आ तो रहा है। एक बार इसको रीड मारते हैं, बैठ रहा है क्या, चलिए पढ़ते हैं। तो वन लेसन दी टेक इंडस्ट्री कैन, इसके बाद आपने लिखा लर्न, ठीक है, इज दैट सोशल मीडिया जायंट कैन नो लॉन्गर एक्सेप्ट। उसके बाद ये कह रहा है लगाने को डी, ठीक है, एक्सेप्ट टू कीप, एक्सेप्ट के बाद टू आ जाएगा, बिल्कुल सही है, कीप ऑपरेटिंग इन अ रेगुलेटरी वैक्यूम। उसके बाद ये कह रहा है सी लगाने को। अगर मैं सी लगा रहा हूं फ्रॉम दिस वीक डेवलपमेंट्स, तो ये फ्रॉम दिस वीक डेवलपमेंट्स नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट बी लगा रहे थे वो गलत हो गए हैं। अब इसका मतलब फिर क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, वन लेसन द टेक इंडस्ट्री कैन डैश फ्रॉम दिस वीक्स डेवलपमेंट्स। तो यहां पर ये बोला जा रहा है एक लेसन टेक इंडस्ट्री सीख सकती है इस हफ्ते के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो लेसन क्या है, इज दैट सोशल मीडिया जायंट
कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू कीप ऑपरेटिंग इन अ रेगुलेटरी वैक्यूम। इसका मतलब क्या है कि आप अपने जितने भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको आप एक रेगुलेटरी वैक्यूम में नहीं कर सकते। ये लेसन आपने सीख लिया है। इसका मतलब बी के बाद आपको पहले सी लगाना था, फिर ए लगाना था, फिर एंड में आपको डी लगाना था। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी सी ए डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ग्लीन का मतलब होता है लर्न। ग्लीन इज इक्वल टू क्या होता है, ग्लीन इज इक्वल टू लर्न होता है। मान लेते हैं आपको ये नहीं पता था, लेकिन आप इस मैच दी कॉलम क्या कह रहे हैं इसको अपन मिनी पैराजंपल से इस आंसर को बना सकते थे। बताइए लेवल कैसा लगा पहले क्वेश्चन का, एक बार बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये कंटेंट। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये आज ही के एडिटोरियल में से बनाया हुआ क्वेश्चन है, कहीं से भी ये कॉपी पेस्ट नहीं है। आज ही के एडिटोरियल से बनाया हुआ क्वेश्चन है, टेलीग्राम के ऊपर ये एडिटोरियल था। और ये एडिटोरियल जिसमें से मैंने लिया है उसका नाम है मिंट न्यूज़पेपर में से बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा हुआ क्यों, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखो, अगर आप ये लगा देने जा रहे हो, सुनिएगा, अगर आप ये लगा देने जा रहे हो तो है ना आपका सी लास्ट में नहीं बैठेगा। देखो, फ्रॉम दिस वीक्स डेवलपमेंट्स, ये बात अगर हम यहां लगाएंगे, एक लेसन टेक इंडस्ट्री ने सीखा है। किससे सीखा है? फ्रॉम दिस वीक डेवलपमेंट। इस वीक में जो डेवलपमेंट्स हुई है, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया था, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इससे टेक इंडस्ट्री ने एक लेसन सीखा है। और वो लेसन इज दैट, वो लेसन ये है, जो सोशल मीडिया के जायंट बैठे हैं कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू कीप ऑपरेटिंग इन अ रेगुलेटरी वैक्यूम। रेगुलेटरी वैक्यूम का मतलब क्या हो जाएगा कि अब ऐसा नहीं है कि आप अपने धुन में लगे हुए हैं, आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करना ही पड़ेगा। आपको पता ना टेलीग्राम की अप्रोच क्या थी? फैसे लेजर अप्रोच थी, नहीं लेजी फेयर अप्रोच थी। टेलीग्राम की कैसी अप्रोच थी? लेजी फेयर। आज ही के एडिटोरियल में मैंने सिखाया है, सुबह की क्लास में एडिटोरियल में। चलिए, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन बहुत तगड़ा आपको लगा होगा। डी आंसर है इसका करेक्ट। आई होप आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, गलत हो गया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन बना करके आपके लिए लाया हूं, ये लो। याद रखिएगा, ग्लीन इज इक्वल टू लर्न। ये भी आज ही के एडिटोरियल में से लिया हुआ क्वेश्चन है, बनाइएगा इसको। लास्ट का ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं। लास्ट का ऑप्शन भी देखिए, जबरदस्त है। अगर आपको लग रहा है नो इंटरचेंज है, तब भी फिलिंदी ब्लैंक्स में तो कुछ आएगा ना, वो उन्होंने लगा करके दिया आपको। यस, पूरी कोशिश करो लॉजिकली इसको आप सोल्व कर पाओ, लॉजिकली सोल्व कर पाओ, पूरी कोशिश करो। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले इसका जो अप्रोच होगा, देखो ये पहली बार क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूं। अब है ना, आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि बेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो मुझे लगता है इसकी बेस्ट अप्रोच फिलिंदी ब्लैंक्स ही होगी। पहले फिलिंदी ब्लैंक्स से कुछ मिल रहा है तो मिला लेते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा रीड करता हूं, बोला क्या जा रहा है। बाय हाउ मच विल इट्स सेंट्रल बैंक, ठीक है, बाय हाउ मच विल इट्स सेंट्रल बैंक बोला जा रहा है। बाय हाउ मच, कितना इसका जो सेंट्रल बैंक है, किसका सेंट्रल बैंक? यूएस का ही होगा, यूएस की बात हो रही है। तो कट दी यूएस फेड फंड्स। अब ये क्या चीज कट कर सकता है? रेट कट कर सकता है, हाँ रेट कट कर सकता है। इन्फ्लेशन कट करना बोलते हैं, इन्फ्लेशन डाउन करना बोलते हैं, डिक्रीज करना बोलते हैं, या इन्फ्लेशन को अपन ऐसा बोलते हैं इन्फ्लेशन सॉफ्ट करना, सॉफ्टनिंग दी इन्फ्लेशन। तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन के साथ कट नहीं बैठ रहा है, तो ये तो मैं सीधा ही कट कर देता हूं, क्योंकि कट के साथ इन्फ्लेशन नहीं आएगा। तो कट दी यूएस फेड फंड्स डैश। अब इंटरेस्ट रेट आ सकता है, आ सकता है भाई, कट दी यूएस फेड फंड इंटरेस्ट रेट आ भी सकता है। तो मैं इसको डाउट में रख रहा हूं और इसको डाउट में रख रहा हूं। क्या रिटर्न आ सकता है? कट दी यूएस फेड फंड रिटर्न्स। रिटर्न होता तब आ जाता, रिटर्न नहीं आ सकता, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या नन ऑफ दी अबव है?
क्या ऐसा लिखा गया है क्या, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, पढ़ लेंगे। ये बोल रहा है फॉलो, तो कट दी यूएस फेड फंड फॉलो, ये क्या बात हो गई, फॉलो, फॉलो तो नहीं बैठेगा। मतलब अब आपका जो पूरी एनर्जी है वो लगेगी ऑप्शन नंबर ए के ऊपर और ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। अब आपको कुछ नहीं करना, अब ये जो बोल रहा है ना वैसे वैसे चल लो, चाहे रेट से उठा लो या इंटरेस्ट रेट से उठा लो। आज चेक करते हैं, लगभग देखो इसने स्टार्टिंग के पेयर सेम ही बनाए। आज सी को पढ़ते हैं। दी फोकस ऑफ मार्केट प्लेयर्स एंड, देखो फोकस की बात करी जा रही है, एक तो मार्केट प्लेयर का फोकस, दूसरा किसका फोकस हो सकता है, ये लगा रहा है बी, एंड बोरोवर्स, बहुत बढ़िया बात है। मार्केट प्लेयर्स और बोरोवर उन दोनों का जो फोकस है हैज टर्न टूवर्ड्स, फोकस के लिए यहां पर हैज आया, हैज टर्न टूवर्ड्स, किसकी तरफ हो गया उनका फोकस, ये बोल रहा है डी की तरफ हो गया, ये बोल रहा है ए की तरफ हो गया। चेक कर लेते हैं, अगर मैं बोलूं टूवर्ड्स, अगर मैं ए लगा दूं तो टूवर्ड्स दी टू क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ व्हेन एंड, अच्छा दो क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हेन और क्या, व्हेन एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हेन और दूसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये लगा रहा है डी। डी में कोई दूसरा क्वेश्चन बोला गया है क्या, व्हेन एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन द यूएस, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब एक बार डी के बाद ए को पढ़ो तो जरा, तो आप एक बार इधर आइए, इसको पढ़िए, क्या पता ये सही हो जाए, पढ़ के देखते हैं। तो आपने बोला द फोकस ऑफ मार्केट प्लेयर्स एंड बोरोवर्स हैज टर्न टूवर्ड, उसके बाद ये डी लगा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी इन द यूएस पर्टिकुलरली द टू क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड बाय हाउ मच विल इट सेंट्रल बैंक कट द यूएस फेड फंड्स रेट। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगेन आपके सामने आता हुआ बना लिया आप लोगों ने। देखिए पहले गलत हुआ था, पहला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, अचानक से एक नया पैटर्न आ गया था ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। अब आप थोड़ा संभल गए, थोड़ा आप कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं और आंसर लगा रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी हो सकता था लेकिन ये बैठा नहीं, इसलिए नहीं हुआ। इज इट क्लियर? चले आगे, चलिए लो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनो। पेयर भी आप लोग ढूंढ सकते थे, अब देखिए इसमें आप कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ, इसमें हम है ना कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें अप्रोच लगा सकते हैं। क्या अप्रोच लगा सकते हैं, सुनिएगा। ये है ना बी पे एंड कर रहा है, क्या बी पे एंड हो सकता है, क्या हो सकता है। ये भी बी पे एंड कर रहा है, बी पे एंड हो सकता है, क्या हो सकता है। क्या सी पे सेंटेंस एंड हो सकता है, देखो सी ये रहा, यहां पर एंड आया हुआ है, क्या सी पे एंड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसको काट दो। क्या डी पे सेंटेंस ऐड हो सकता है, डी पे देखो, डी पे एंड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डालनी पड़ेगी ना भाई। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी आपका कट हो गया। अब जब हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ ली है, तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की कोशिश करें। आ जाओ चेक करते हैं। इस बार मैं फिल इन द ब्लैंक से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर क्लू मिल गया, बहुत बढ़िया क्लू मिल गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो इसके बाद कुछ भी जुड़ेगा तो पहला ही वर्ड होगा ना। क्या वुड के बाद व्हेन जुड़ सकता है, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, नहीं। वुड के बाद ये जुड़ सकता है क्या, पुट, हाँ पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ सकता है। ये जुड़ सकता है क्या, फिल्टर जुड़ सकता है। डी ई पेयर में है क्या कहीं, डी और ई कहीं है क्या, डी के बाद ई है क्या कहीं, डी के बाद देखो ई कहीं है ही नहीं। जब डी के बाद ई कहीं है नहीं तो जोड़ के क्या मिलेगा, तो डी के बाद मैं क्या जोड़ता हूं, डी के बाद मैं पुट जोड़ लेता हूं, मतलब मैं डीसी का पेयर ढूंढ लेता हूं। डीसी का पेयर है क्या, तो देखो डीसी का पेयर इधर भी है, डीसी का पेयर इधर भी है और डीसी का पेयर इधर भी है। लो इससे भी आपके हाथ नहीं लगने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूं, अब ये सभी में ए से स्टार्ट कर रहा है, एक बार एक और ईडी कर लेते हैं। व्हेन दी आयुष
मिनिस्ट्री वाज सेटअप इन द लेट 2014। ठीक है, ये कह रहा है डी लगाने को। डॉक्टर्स हैड होप्ड इट वुड, बिल्कुल सही बात है। जब भाई ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी तो डॉक्टर ऐसी आशा कर रहे थे, आ सकता है। तो ए के बाद डी आ सकता है, ए के बाद डी आ सकता है। क्या ए के बाद ई का कोई सेंस बैठ रहा है क्या? फिल्टर आउट दुबायस स्टफ नहीं बैठ रहा है, इसको तो काट, पहले इसको हटाओ। या तो मॉड्यूल्स आएगा या तो टेस्ट आएगा। क्या यहाँ पे साइंटिफिक मॉड्यूल्स आ सकता है? आ सकता है, पढ़ के ही देखना पड़ेगा। आज पढ़ के देख लेते हैं। ये ए डी के बाद सी लगा रहा है, ये भी ए डी के बाद सी लगा रहा है, अरे ये ई भी लगा रहा है, ये भी ई भी लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? अब तो ये ऑप्शन फिलिंदी ब्लैंक से ही कट होंगे। आ जाओ फिलिंदी ब्लैंक्स को पढ़ते हैं और बिल्कुल थीम में चलते हैं आगे। ए के बाद डी, फिर सी को पढ़ते हैं। तो आपने बोला डॉक्टर्स हैड होप्ड इट वुड पुट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट टू साइंटिफिक। ये अगर सेटअप हुआ था तो इन्होंने ऐसी आशा करी थी कि ऐसा करने से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट टू साइंटिफिक डैश। तो साइंटिफिक क्या करेंगे अपन? मॉड्यूल्स करेंगे या टेस्ट करेंगे? भाई टेस्ट करेंगे ना अपन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो स्टूडेंट डी दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। क्लियर है? यस। एक और आप यहां से कंसेप्ट बना सकते थे। ऐसा कंसेप्ट आप यहां से बना सकते थे, सुनिएगा। यहां पर आपने वुड देखा, ठीक है, तो वुड के बाद आपने पुट लगाया, ठीक है। अब एंड के बाद भी अगर वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो एंड के बाद फिल्टर आ रहा है, लेकिन हमारा पेयर तो बन गया ना, हमारा सीक्वेंस तो बन गया। हमारे को अब बाय ऑप्शन जाना था, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू। और फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू टेस्ट ही बैठेगा, मॉड्यूल्स की कोई यहां पर जरूरत नहीं है। बताइए क्लियर है सभी को? ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे, चलिए। आ रहा है मजा? लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इसको बना। देखो क्वेश्चन ऐसे सेट करे गए हैं आपका टाइम वेस्ट हो। एग्जामिनर यही चाहता है, इंग्लिश में खास करके वो ऐसे क्वेश्चंस बनाना चाहता है, आप रीड करें, टाइम वेस्ट हो। किशन, ऐसा सबके साथ होता है, धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। जोन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास सुबह एडिटोरियल में हो रही है, एडिटोरियल में करवाता हूं। आ जाइए, इसका स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, समझते हैं। पहली बात तो इसको मैं इस फिल इन द ब्लैंक से पकड़ रहा हूं। क्यों पकड़ रहा हूं? क्योंकि आर्टिकल ए दे रखा है, तो इसको रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करने का, इसको रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करने का, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आर्टिकल ए है तो ये वोवल साउंड, ये वोवल साउंड नहीं आ सकता। ठीक है, फिर क्या करें? फिर क्या करें अपन? अब आपके सामने ऑप्शन है, एक बार पढ़ लें, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं कोई ऑप्शन सेट हो रहा है क्या। What it does mean is that India will face a dash governance vacuum. तो इंडिया विल फेस अ डैश गवर्नेंस वैक्यूम। तो कैसा गवर्नेंस वैक्यूम इंडिया फेस कर रहा है? सिग्निफिकेंट आ सकता है भाई, सिग्निफिकेंट गवर्नेंस वैक्यूम आ सकता है। क्योंकि गवर्नेंस वैक्यूम, क्योंकि तो नहीं बैठ रहा है भाई, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्यों कॉन्टेक्सुअली नहीं बैठ रहा है। प्रोलोंग्ड आ सकता है क्या? आ सकता है। प्रोलोंग्ड में क्या दिक्कत है? प्रोलोंग्ड भी आ सकता है। इसका मतलब ये है फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर काम नहीं कर रहा। अब कुछ अपन ट्रिक लगा ले में, क्या ट्रिक लगा सकते हैं? एंड पे एंड नहीं होगा भाई। ए पे अगर आप एंड कर दोगे सेंटेंस को, कैसे काम चलेगा? एंड पे एंड नहीं होगा। ले भाई, ये गया। डी पे एंड हो सकता है क्या? हाँ भाई हो सकता है, गवर्नर वैक्यूम पे हो सकता है, इसको अपने पास सेफ रख। यहां पे डी पे एंड हो सकता है क्या? हो सकता है। क्या ए से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या? ए से वीक्स इनटू अ न्यू टर्म नहीं हो सकता, हटा इसको, आंसर लगाओ ई, बिना रीड करे ये आंसर आ गया। खत्म? क्लियर है? और एक और चीज आप पकड़ सकते थे, अगर आपको आ फ्यू बोला गया है, आपको पता है फ्यू काउंटेबल के लिए आता है, तो इसके बाद नाउन प्लूरल ही आकर के जुड़ेगा। तो आ फ्यू के इधर चलो, क्या ये प्लूरल है? नहीं है। क्या ये प्लूरल है? ये रहा प्लूरल भाई। तो सी के बाद ए का पेयर मिल जाना चाहिए था।
सी के बाद ए का पेयर हालांकि इधर भी था, सी के बाद ए का पेयर इधर नहीं था, ऐसे भी कट कर सकते थे, सी के बाद ए का पेयर इधर भी है। देखो मैंने खुद ने क्वेश्चन ऑप्शन बनाया है, तो देखो मैंने ग्रामर के सारे रास्ते खत्म कर रखे हैं लगभग। देखो अगर आप सी के बाद ए का पेयर बनाते, तो देखो सी के बाद ए का पेयर मैंने इसमें भी दिया है, सी के बाद ए का पेयर मैंने इसमें भी दिया था, सी के बाद ए का पेयर मैंने इसमें भी दिया था। मतलब मैंने ऑप्शन इजी नहीं रखे आप लोगों के लिए, जैसा मेंस में आ सकता है ना वैसा ही कंटेंट बनाया। ऐसा नहीं है मैं शेखी मारने के लिए यहां पर मैं आपको आके बताऊं कि यार इसके बाद तो नाउन प्लूरल चाहिए और एक ही ऑप्शन में लगा करके ले आओ। मैंने तो शेखी मार दी, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आया तो क्या करोगे? तो मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं। तो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लेकर गया, पहले फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बैठा, फिर मैं आप लोगों को लेकर के आया अब लास्ट के कुछ वर्ड्स को पकड़ लो, फिर हमने यहां पर जाकर के आंसर ए मार्क करा। बताइए क्लियर है?